रिकॉर्डिंग ऑन किया? हाँ, जस्ट कंफर्म करना मुझे। हो गया ना? ठीक है। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर, सबको गुड मॉर्निंग। इनकम टैक्स पढ़ना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन चल रहा है ना? আচ্ছা রশনি, ইনকাম তুই বলছিলি ফ্রেশ টপিক বিজনেস প্রফেশনসের আমরা 4-5টা ক্লাস করেছি, এখন অনেকগুলো ক্লাস বাকি আছে, ওই জন্য তোকে বললাম জয়েন করে নিতে। ঠিক আছে, আমি প্রিভিয়াস লেকচারগুলো তোকে শেয়ার করে দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে দাদা। দেখে নিবি একটু। ওকে, गुड मॉर्निंग स्नेहेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, तो फिर ये बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाँ, मोटामोटी सेक्शन 28 से लेके 44 ADAE तक स्प्रेड किया हुआ एक चैप्टर है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। 5 हेड्स ऑफ इनकम में से वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एरिया है, मतलब ऐसे सारा का सारा हेड्स ही इंटरेस्टिंग बनाया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। मतलब हम लोग जो इनकम करते हैं उसको कमाने का अलग अलग हेड बना दिया कि भाई ठीक है, आपको जहां से मर्जी आप इनकम करो, बट हम उसको अलग अलग हेड बना देते हैं और सेक्शन वाइज उसको अपोर्शन कर देते हैं या फिर बाइफरकेट कर देते हैं कि भाई आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा ये इनकम है वो इनकम है, आप जो भी बोलो कहीं ना कहीं आपका इनकम काउंट हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप सैलरी में कमाओ, चाहे आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाओ, चाहे आप क्या बोलते हैं उसको कैपिटल गेन से इनकम करो, ठीक है, चाहे आप अदर सोर्स से कमाओ। और ये जो टॉपिक चल रहा है ये वन ऑफ दी वास्ट है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, दैट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन का एरिया। मतलब बिजनेस तो एक बहुत बड़ा एरिया है ना सर, आप लोग जानते हो। जैसे लास्ट वीक हम लोग बिजनेस के अंदर बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में साइंटिफिक रिसर्च में जो एक्सपेंडिचर होता है उसके ऊपर बात किया था। साइंटिफिक रिसर्च, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, याद आ रहा है? सेक्शन 35, 35D। हाँ सर, Yes, sir. बोलो ना, याद आ रहा होगा सबको? हाँ सर। है ना? मतलब जिसमें हम लोग काफी ज्यादा डिस्कशंस कर चुके हैं साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, उससे पहले डिप्रिसिएशन, बेसिक्स, अच्छा ओवरऑल मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन का कैलकुलेशन कैसा होता है ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। जैसे मतलब कंप्लीट सम्स फिर से करेंगे सर थोड़ा, और कुछ प्रोविजंस एंड सेक्शंस है जो मुझे एक बार आपसे बताना जरूरी है। उसके बाद फिर से कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन इन द सेंस जैसे बोलते हैं ना पीएल को रेक्टिफाई करने वाला, हाँ सर, वैसा क्वेश्चन। लेकिन वैसा क्वेश्चन करने से तो जैसे स्टार्टिंग में भी कराया फिर से करवाऊंगा, लेकिन ये बीच में बहुत सारा चीजें हैं जो बिजनेस एंड प्रोफेशन को कंप्लीट करता है। ठीक है, जो अलग अलग सेक्शंस बोल सकते हो आप, अलग अलग प्रोविजंस है, ठीक है, उसको टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर वो टेक्निकली स्ट्रांग हो जाता है उसके बाद फिर से जब हम लोग कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा भी लगेगा कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और कितना भी क्रिटिकल मैटर से सवाल कर ले हम लोग उसका जवाब देने के लिए रेडी रहेंगे। बस इतना मेरा कहने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ईच एंड एवरी एंगल से वी मस्ट बी रेडी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे बाकी जो सेक्शन है बीपी का उसके तरफ आके लेके जाऊंगा। ठीक है, उसके तरफ आगे लेके जाऊंगा और फिर धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ पहुंचूंगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ सर, स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे और एक बार आपको बताता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया और अभी हम लोग कहाँ जाना है। ठीक है, अच्छा स्क्रीन शेयर है कि नहीं एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा। हाँ सर। Yes, sir. ओके सर, तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशंस ये जो टॉपिक है, कंप्लीट नोट्स भी आप लोगों को मैं शेयर करूंगा ताकि आप लोग घर में और डिटेल्स में से तो एवरी क्लास का नोट्स मैंने शेयर किया, बट कंप्लीट नोट्स भी शेयर कर लूंगा अभी आज कल के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं आपको समरी से एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, फटाफट एक बार समरी से आपको बता रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करते हुए जा रहे हैं सर, और उसके साथ साथ बीपी का एक एक सेक्शंस को हम लोग डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे हर चैप्टर में ही कोशिश रहता है सर डिटेल्स में जाने। ठीक है, क्योंकि सर प्रोफेशनल्स जब कोई बनता है ना, वो आधा अधूरा नॉलेज लेके प्रोफेशनल्स नहीं बन सकते हम। ठीक है, इसीलिए जितना डिटेल्स में जानेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बिकॉज एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, ये हम लोग का डिटेल्स में जानना हम लोग का अधिकार है सर। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्टकट नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन का क्वेश्चन करा दो, मैं चाहता हूँ ऐसे तो 3 दिन में भी क्लास खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा करने से एज ए प्रोफेशनल्स आप लोगों को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मतलब ये एक कहावत है सर, कहीं सुन रहा था,
बोलता है कि इंसान को ना अपना ड्यूज पे करना पड़ता है। मतलब आप जितना ड्यू अभी रखोगे ना, मतलब चाहे आपका करियर रिलेटेड हो, चाहे आपका मेहनत रिलेटेड हो, जितना ड्यूज हम लोग बनाते जाएंगे वो ड्यू कभी ना कभी हमें पे करना ही पड़ेगा। सर क्यों? बिकॉज जब तक हम लोग अपना ड्यूज क्लियर नहीं करते ना, तब तक हम लोग कभी भी वो ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच सकते जहां हम लोग रास्ता या जर्नी चालू किए। मतलब जैसे अगर कोई बचपन में, एक सिंपल सा एग्जांपल से बोल सकता हूँ आपको, मानो कि किसी ने अपने चाइल्डहुड में मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ता था, बिकॉज उसको लगता था मुझे मैथ्स करने में अच्छा नहीं लगता, मुझे मैथ्स समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे बंदा बड़ा होता गया, ठीक है, आम मतलब एक कॉमन सेंस में बता रहा हूँ, उसको कहीं ना कहीं आगे जाके मैथ्स का ही जरूरत पड़ गया। जैसे कि जब क्लास 12 खत्म हुआ या फिर जब कॉलेज खत्म हो गया, फिर कॉम्पिटिटिव या फिर जो भी तैयारी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, उसको फिर से मैथ्स पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन में पढ़ा नहीं था ना। आई होप आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो कि अगर कोई भी चीज हम लोग आज नहीं करते हैं तो फिर हमें कल वो चीज कैसे भी करके करना पड़ेगा। क्या मैंने गलत बोल दिया? बोलो सर नहीं एक बार। सही। ना हाँ जी। दादा। मतलब आप, मतलब हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि भाई छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन सच सच बोलूं, मैं भी अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत देखा। बहुत बड़ा तो जिंदगी है नहीं मेरा, लेकिन जितना मैंने देखा इतना मैं भी देखा कि भाई मैं सोचता था कि भाई चलो भाई अब ये मेरे से नहीं होता है तो स्किप कर देते हैं, बट अल्टीमेटली देखा कि भाई कोई भी चीज को स्किप करोगे तो वो चीज बाद में तुम्हें फिर से एक्वायर करने का कोशिश करेगा और करेगा ही करेगा। मतलब ये तो मैंडेटरी है। मतलब अब आज स्किप करोगे, शायद 2 मिनट के लिए आपको शांति या सुकून मिल जाएगा, भाई चलो भाई करना नहीं पड़ेगा, हो गया काम खत्म, पैसा खत्म। लेकिन नहीं, वो चीज फिर से आएगा आपको खाने के लिए, भाई भाई मैं तुमको खत्म करूंगा अगर तुम मुझे मतलब रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो बस ये चीज मेरे दिमाग में चलता रहता है कई बार, इसीलिए मैं थोड़ा शेयर किया आप लोगों से। तो ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशंस में अभी तक हम लोगों ने जो जो सेक्शंस के बारे में थोड़ा सा बात कर चुका। ये तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो 145 के अंदर बोला हुआ है। इसके अलावा जो जहां से मेन सेक्शन स्टार्ट होता है दैट इज 28, ठीक है, जो एकदम हार्डकोर मतलब इनकम को आइडेंटिफाई करता है, मतलब क्या क्या इनकम को हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जो सेक्शन 28 बड़ा क्लैरिटी से बोलता है। हम लोग स्टार्टिंग में बात किए इसके बाद। अच्छा, अगर किसी का मिस है तो वो प्लीज जरूर एक बार वो क्लास फिर से रेफर करूंगा मैं उनको। अच्छा, उसके बाद आ गया सर 29, 30, ठीक है। 30 के अंदर जब मैं बात करना चालू किया तो वो था सर एडमिसिबल डिडक्शन, ठीक है। एडमिसिबल डिडक्शन मतलब ऐसा क्या क्या खर्चा है जो आप अपने बिजनेस के खर्चा के हिसाब से दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसा क्या क्या एक्सपेंसेस हैं जिसको आप अपने बिजनेस के एक्सपेंस के हिसाब से शो कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को मैं पहले भी बताया, हमारा जो बिजनेस का क्वेश्चन स्टार्ट किया था मैंने एकदम स्टार्टिंग क्लासेस में, हम लोगों को एक पीएल मिला था, याद है ना सर आप लोगों को? एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिला था, हाँ, एक टी यस शेप सर। का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ट्रेडिशनल का जो पीएल होता है ट्रेडिशनल सिस्टम में कंपनी पीएल इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से। वो आजकल वर्टिकल फॉर्मेट में आता है, बट इन सिंपल नॉर्मल कोई भी बिजनेस ले लो उसका पीएल तो सर टी शेप में ही होता है अभी। तो इसमें पीएल में हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, हाँ सर, डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम, ये सब शो किए थे, है ना, जो एक बिजनेस में होता है, ठीक है। आपको डिफरेंट इनकम होगा, आपको डिफरेंट एक्सपेंसेस होगा, और ये इनकम एक्सपेंस का भरमार लग जाता है सर, ठीक है। इनकम एक्सपेंस का भरमार लगता है बिजनेस में, कितना सारा इनकम कितना सारा एक्सपेंसेस, और उसके बाद पहुंचते हैं हम लोग टू नेट प्रॉफिट बोल के एक जगह में। और मजा का बात क्या है सर, ये नेट प्रॉफिट जो है यही बिजनेस के लिए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है, बिकॉज इसी नेट प्रॉफिट में आपको टैक्स जमा करना होता है। क्या सही ना सर? बोलो। इसी इसी नेट प्रॉफिट में ही तो टैक्स यस जमा सर। करना होता है। अब खेल क्या है, इनकम टैक्स वाले पीएल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे दिया? इनकम टैक्स वाले को पता है ना, क्योंकि अकाउंट्स वाले जो पीएल बनाते हैं उसी पीएल के बेसिस में प्रॉफिट आता है, और वही प्रॉफिट बिजनेस का इनकम होता है, और उसी इनकम में बिजनेस अपना टैक्स जमा करेगा। तो अगर ये प्रॉफिट में बिजनेस कुछ गड़बड़ कर दिया, अगर इस प्रॉफिट में बिजनेस कुछ इधर उधर कर दिया, तो गवर्नमेंट का टैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो टैक्स रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सही कैलकुलेशन होना जरूरी है। तो देखा जाता है कि ये एक्सपेंस में
या फिर इनकम में गड़बड़ घोटाला हो जाता है या फिर कर देता है। कौन? बिजनेसमैन। ठीक है, किसी ना किसी अकाउंटिंग कंसल्टेंट को पकड़ते हैं, लाइक चार्टर्ड या कॉस्ट अकाउंटेंट, जिनको ऑडिट करना होता है, टैक्स ऑडिट, उनको तो चार्टर्ड से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके पास जाते हैं, कंसल्टिंग करते हैं और फिर अपने पीएल को अपने हिसाब से बनाने का कोशिश करते हैं। कितना भी कोशिश करो, लेकिन इनकम टैक्स वाले भी अपनी जगह में हिलता नहीं है। उनका कहना है कि भाई क्या क्या एक्सपेंस आप पीएल में डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है, एडमिसिबल डिडक्शन के तौर पे, और कौन सा इनकम आप पीएल में क्रेडिट कर सकते हो। ठीक है, कौन से इनकम आप पीएल में क्रेडिट कर सकते हो एज अ बिजनेस इनकम। ठीक है, इसका एक पूरा क्लियर कट डिस्कशन, क्लियर कट गाइडलाइंस बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर आपको बताता है। तो आपका पूरा बीपी चैप्टर का जो मेहनत है वो इसी चीज में लग जाता है कि पीएल में क्या आना है और क्या नहीं आना है। और जब इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर, तब हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्शंस के अंदर भी और डेप्थ में उस प्रोविजंस को क्लियरली बताया गया है। ठीक है, जैसे मानो कि डेप्रिसिएशन है ना, सेक्शन क्या कोई बताएगा मुझे डेप्रिसिएशन का? बीपी में 32 डेप्रिसिएशन सेक्शन 32, और एडिशनल का डेप्रिसिएशन 32B में, हाँ 32B नहीं, नहीं ठीक से बोलो। आई ये देखो, ये एक आया था सर 32 डेप्रिसिएशन। ठीक है, जिसमें आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में डेप्रिसिएशन अलाउड है सर, एकदम अलाउड है, बट एज पर इनकम टैक्स, नॉट एज पर अकाउंट्स। तो उसका कैलकुलेशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में सीख किया है सर। ठीक है, कि कैसे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होता है, क्या रेट है, रेट चार्ट इनकम टैक्स वालों ने देके रखा है ना, डिटेल्स में गो थ्रू किए। और इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन के अंदर आपको और एक चीज भी देके रखा था, दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन, है ना, दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। अच्छा, ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट भी आपको बता के रखा कि भाई ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A के अंदर एक्स्ट्रा 20% किसी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मिलता है, पावर जनरेटिंग यूनिट को मिलता है, उसका भी डिस्कशन करके रखा आप लोगों से कि क्या क्या इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के केस में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, कब 50% अप्लाई होता है, कब कंप्लीट अप्लाई होता है, इसका चर्चा कर चुके हैं सर। अगर बाई चांस किसी का मिस है, मैं बोलूंगा सर एक बार फिर से, या भूल गए तो गो थ्रू कर लेना एक बार फिर से। तो ये सेक्शन 30, 31, 32, ठीक है, ये जो 32 का अंदर काफी सारा डिस्कशंस हुआ। उसके बाद हम लोगों ने काफी चर्चा की है सर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35। ये तो एकदम अभी अभी एकदम रॉ है आप लोगों के दिमाग में मेरे हिसाब से। ठीक है, ये साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर हम लोगों ने काफी डिस्कस किया कि ये जो बिजनेस है ये अपने रिसर्च के लिए या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशंस को अपना रिसर्च को कैरी ऑन करने के लिए पेमेंट करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पस, ऑब्वियसली फॉर बिजनेस पर्पस। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टाइम लगाते हैं या खर्चा करते हैं, तो वो एक्सपेंस को क्या डिडक्शन के तौर पे या मतलब वो बिजनेस में खर्चा के तौर पे दिखा सकते हैं। तो उसके लिए सेक्शन 35 आपको काफी डिटेल्स में समझाया और उसका क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करके रखा। अच्छा, 35 के अंदर भी आपको 35(1) सबसेक्शन 1, 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2, ऐसे डिफरेंट सेक्शन जो 35 के अंदर आता है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया। कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स का अगर मैं बात करूं, कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स मतलब यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा कुछ डिस्कशंस किया था, जैसे मानो कि अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एसोसिएशंस को, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कंपनी को, किसी आईआईटी को एक्सपेंडिचर के तौर पे पेमेंट कर रहा है, तो क्या वो पेमेंट माइनस किया जा सकता है? ऐसा एक डिस्कशन था। आई होप याद होगा आप लोगों को। मैं फिर से और ये सब पॉइंट में नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये बस आपको Yes, sir. मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपको क्या क्या अभी तक पढ़ाया मैंने। अच्छा, इसके बाद ये एक बड़ा अच्छा डिस्कशन था सर 35AD का। हाँ, लंबा डिस्कशन था। इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शन, मतलब आपके सामने कुछ ऐसे बिजनेस आए थे सर कि आप कुछ ऐसा बिजनेस कर सकते हो जिस बिजनेस में पैसा मतलब इन्वेस्ट करने से आपको गवर्नमेंट की तरफ से डिडक्शन मिल सकता है। ठीक है, जिसका एक लंबा लिस्ट है।
जो लिस्ट भी आपको मैंने बताया था, जैसे कि फूड ग्रेन या फिर इस तरह का कोल्ड चेन फैसिलिटीज बनाना, ठीक है, कोई क्या बोलते हैं उसको, गोडाउन टाइप का बनाना, इस तरह का और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा लंबा नेचुरल गैस का पाइपलाइन सेट करना, इंटरनेशनल लेवल में भी सेट करोगे तो भी है, ठीक है। ऐसे बिल्डिंग होटल 2 स्टार या उसके ऊपर का होटल बनाने से, ठीक है, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ हॉस्पिटल जिसमें 100 बेड हो कम से कम, इस तरह का, वो भी कौन से डेट के बाद करने से आपको डिडक्शंस मिलेगा, इसका भी प्रोविजंस या प्रावधान आपको बताया गया है। तो ये था 35 AD का कहानी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 35 AD के बाद भी हम लोगों ने काफी, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन था। फिर हम लोगों ने 35D के अंदर आए, कौन आ गया, एक सेकंड रुको ना सर। अभिषेक, गुड मॉर्निंग अभिषेक। अभिषेक साउंड আসছে? ऋषभ, गुड मॉर्निंग ऋषभ। ओके, अच्छा जो मैं बोल रहा सकते 35D, ये भी बड़ा डिस्कशन था, अच्छा मतलब काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से आता है सर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडियन कंपनीज एंड अदर रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो प्रिलिमिनरी खर्चा होता है, याद है ना, जैसे आप लोगों में लास्ट वीक समझाया था, एमओए ओए इस तरह का, हाँ, लीगल चार्जेस, कंपनी सेट करने से पहले ना, बिजनेस कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले काफी सारा खर्चा होता है, तो उसको प्रिलिमिनरी खर्चा या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहा जाता है। तो उसका डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स, कमीशन, ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग्स, है ना, इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को अंडरराइटर्स के बारे में भी बात बताया था क्लास में। जैसे बड़े बड़े जो पब्लिक कंपनीज होते हैं वो जब मार्केट में आते हैं, ठीक है, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट बैंकर या अंडरराइटर्स होते हैं वो किस तरह से कमीशन के थ्रू से आपका कंपनी को मार्केट में लाने के लिए हेल्प करते हैं, उनको जो चार्जेस देना पड़ता है, ऐसा वैराइटीज ऑफ खर्चा बिजनेस को करना पड़ता है। और ये खर्चा भी बिजनेस अपने बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज एन एक्सपेंस शो कर सकता है, बट हाँ एट ए टाइम पूरा नहीं, उसका भी एक क्राइटेरिया था कि भाई जिस प्रीवियस ईयर में खर्चा हो रहा है या फिर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में माइनस करो, फिर अगला 4 साल में उसको आप धीरे धीरे राइट ऑफ करो, ऐसा प्रोविजन था सेक्शन 35D का। इंपॉर्टेंट था सर, बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस तरह से हम लोग 35DDA के अंदर भी बात कर लिए सर। 35DDA ये कि इसका पर चर्चा मैंने किया था, ठीक है। 35DDA क्या था, याद है क्या? 1/5 of the expenditure incurred by an SSE employer in any previous year in the form of payment to any employee in connection with his voluntary retirement। मतलब क्या होता है ना, ये भी एक खर्चा होता है सर, कि जैसे मानो कि कोई एम्प्लॉयर अपने किसी एम्प्लॉय को वॉलेंटरी रिटायरमेंट का पेमेंट कर रहा है। ऐसे होता है ना, नॉर्मली मानो कि 60 या 65 में रिटायरमेंट एज आ गया कंपनी का, जो भी उसका एज पर एग्रीमेंट था, तो 65 एज में या 60 के एज में बंदा रिटायर कर रहा है, उसका एक्चुअल रिटायरमेंट एज है, लेकिन 60 से पहले उसको मानिए कि 55 में ही वो रिटायर करना चाहता है, ठीक है। तो अगर 55 में या 58 में रिटायर करना चाहता है, तो ये इसके लिए वो कम से कम 5 साल या 2 साल 3 साल पहले अगर रिटायर कर रहा है, और अगर कंपनी को मंजूर है या फिर कई बार जरूरत भी पड़ जाता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट का, तो ऐसे केसेस में एक लम सम अमाउंट देके रिटायरमेंट करवाया जाता है। क्या ऐसा होता है सर? वॉलेंटरी रिटायरमेंट में ऐसा होता है सर, हाँ, लम सम अमाउंट देके रिटायरमेंट के लिए उस एम्प्लॉय को वेलफेयर की, मतलब बेसिकली फेयरवेल दिया जाता है। हाँ बोलो ना, ऐसा होता है ना? अरे क्या है, नॉलेज नहीं है क्या? नॉर्मली गवर्नमेंट लेवल में तो काफी दिखते हैं, प्राइवेट लेवल में भी होता है। हाँ सर, बोलो ना, हाँ ना, जो भी है बोलो, पता है तो भी बोलो, ना पता तो भी बोलो। सर तो ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट के केस में भी आपको बताया गया था, ये भी मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था आप लोगों से। इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन दैट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में आप बेसिकली रिटायरमेंट के लिए वॉलेंटरी रिटायरमेंट का पेमेंट कर रहे हो। कौन पेमेंट करेगा सर? ऑब्वियसली एम्प्लॉयर करेगा, और हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयर मतलब कौन? बिजनेस एसएससी। हमारे केस में एम्प्लॉयर मतलब कौन? मतलब जो प्रोफेशन या बिजनेस संभाल रहे उसका। तो जो बिजनेसमैन है या जो प्रोफेशनल्स है, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉय को वॉलेंटरी रिटायरमेंट करा रहा है।
तो उस स्कीम के थ्रू से जब वो वॉलंटरी रिटायरमेंट कराते हैं तो उसका डिडक्शन कैसे करेगा? सपोज मानो किसी को एट ए टाइम 5 लाख का पेमेंट करके उसका मानो कि सैलरी ऐसे 50,000 के आसपास का था, लेकिन उसको जो वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है तो वीआरएस में उसको 5 लाख दे के उसको बोल रहे ठीक है आपने बहुत सर्विस दिया, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट लीजिए और ठीक है आराम से जिंदगी का आगे का रिटायरमेंट का जिंदगी बिताइए। ठीक है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या है कि ये जो 5 लाख का खर्चा उसने एट ए टाइम दे दिया, अभी एट ए टाइम आपको डिडक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, उसको डिडक्ट करने का मौका मिलेगा इन दैट प्रीवियस ईयर एंड द बैलेंस फॉर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द इमीडिएटली 4 सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब जिस साल आप वो रिटायर कर रहा है आप उस पर्टिकुलर ईयर में डिडक्ट कर सकते हो या फिर उसके अगला और 4 साल और भी साथ में ले लो। ठीक है, मतलब इस तरह से आप एक इक्वल इंस्टॉलमेंट के थ्रू से पूरा अमाउंट को धीरे धीरे आप उसको राइट ऑफ करो। ये प्रोविजंस 35 DDA आपको देता है। बोलो सर, 35 DDA क्लियर था ना? ये भी चर्चा मैंने किया था आप लोगों से, लेकिन ठीक है फिर से एक बार। लेकिन तो फिर आज क्या बताने वाले हो सर? आज का फ्रेश में जो बताने वाला हूँ वो है सर 36 से पूरा जुड़ा हुआ बातें रहेगा। 36 का बहुत सारा है। ठीक है, मैं एक बार आपको बस गो थ्रू कराता हूँ कि 36 के अंदर हमें क्या क्या जानना है। एक तो 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A। ठीक है, 36 क्लॉज 1 5A। ठीक है, 36 क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7। ठीक है, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 15। ठीक है, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 16। इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन 36 के अंदर आ जाता है। सर डिटेल्स में बताओगे? यस, डिटेल्स में बताऊंगा। थोड़ा ज्यादा प्रोविजन बेस्ड है आज का क्लास। ठीक है, मतलब इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बट इसमें हर केस में क्वेश्चन जरूरी नहीं है, बट हाँ आपको जो प्रोविजंस है उसका नॉलेज होना चाहिए। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन मैंने रेडी किया आप लोगों के लिए, बट उससे पहले जो ढेर सारा प्रोविजन का डिस्कशन है वो मुझे आपसे बात करना है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना? 36 के बाद 37 का चर्चा और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे सर 40 एंड फिर धीरे धीरे 40 का 44, 44AB, 44DA, 44AD ये सब डिस्कशन होगा। बट बिफोर दैट ये 36 का चर्चा आज के क्लास में हो जाना चाहिए। तो ये 36 का एरिया हमें क्या सिखाते हैं? ठीक है सर, ये भी डिडक्शंस का ही एरिया है। ठीक है, ये भी डिडक्शंस का ही एरिया है कि आप क्या क्या खर्चा, अगेन क्या क्या एक्सपेंस आप बेसिकली माइनस कर सकते हो पीएल में, जो आपको अलाउड करता है। एडमिसिबल डिडक्शंस का ही एरिया है। ठीक है, ये जो सेक्शन 30 से चालू हुआ है ना सर, सेक्शन 30 से हम लोगों ने चालू किया सब एडमिसिबल डिडक्शंस के ऊपर ही हम लोगों ने बात करना चालू किया। ठीक है, एडमिसिबल डिडक्शंस। ठीक है, तो उसी एडमिसिबल डिडक्शंस के अंदर ही चल रहे हैं सर, इसमें सेक्शन 30 से लेके हम लोग अभी पहुंच गए 36 के एरिया पे। ठीक है, अभी सेक्शन 36 के एरिया में मैं आपको एक एक करके सारा का सारा पॉइंट में बात करूंगा कि सेक्शन 36 के अंदर क्या क्या ऐसा एरिया है जिसमें पीएल में डिडक्ट करने के लिए आपको अलाउ करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है सर, ओके। अच्छा ये मुझे बताओ, समझ में आ रहा है ना सर क्या कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं? इतना बता दो सर। यस सर। थोड़ा ध्यान देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ओके सर। अच्छा देखो, पहले फटाफट समरी वाइज देख लेते हैं फिर कंप्लीट डिटेल्स में देखते हैं। इंटरेस्ट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस। आप लोगों को याद होगा हाउस प्रॉपर्टी में भी हम लोग लोन लेते थे, याद है? हाउस प्रॉपर्टी में बोरोड कैपिटल, यस सर। है ना? वैसा ही बिजनेस प्रोफेशंस में भी है, होता है सर बोरोड कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ध्यान से बात को सुनिएगा। ठीक है, मतलब आप बिजनेस करने के लिए लोन लिए। ठीक है, तो ये लोन का इंटरेस्ट क्या आपको अलाउड करता है? यही चीज आपको मैं वहां पर थोड़ा डिटेल्स में आपको बताता हूँ। चलो देखो सर, ध्यान से देखो, ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है ना, एनी इंटरेस्ट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। ध्यान से सुनिए, बिजनेस करोगे तो एसेट चाहिए कि नहीं चाहिए? प्लीज टेल मी सर। बिजनेस करोगे तो एसेट तो खरीदना पड़ता है ना बिजनेस में।
Yes, है sir. दादा। तो सिंपल बात है, तो आप बिजनेस करने के लिए एसेट परचेज करना चाहते हो, मशीन्स, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग टाइप में डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स में आप इन्वेस्ट करते हो, उसके लिए आप कुछ इंटरेस्ट पे करते हो, वेदर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, मतलब चाहे आप उसको अपने बिजनेस में कैपिटल के तौर पे शो किए या ना किए, फॉर एनी पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच द कैपिटल वाज बोरोड। तो इसका जो टाइम पीरियड आपके सामने रखा है, दैट इज जिस दिन से आप कैपिटल को बोरो करते हो फॉर द एक्विजिशन ऑफ सच एसेट टिल द डेट ऑन विच सच एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज। जिस दिन बोरो करते हो उस दिन से लेके जिस दिन आप फर्स्ट पुट टू यूज करते हो, ठीक है, शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। ध्यान से सुनिएगा बात को, ठीक है, ध्यान से बात को सुनिएगा। Any interest paid for acquisitions of an asset, whether capitalized in the books or accounts or not, for any period beginning from the date on which the capital was borrowed for acquisitions of the asset, till the date on which such asset was first put to use, shall not be allowed as deductions। इसके अंदर कुछ डिटेल्स में कुछ है, तो मैं आपको डिटेल्स में भी और थोड़ा बात बताता हूँ। देखो सर क्या बोलता है ये 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, deduction of interest is allowed in respect of capital borrowed for the purpose of business or profession in the computation of income under the head profits and business or profession. Capital may be borrowed for several purposes, like for acquiring a capital assets or pay off a trading debt or loss, etc. The scope of the expression for the purpose of business is very wide. Capital may be borrowed in the course of the existing business as well as for acquiring assets for extension of existing business। ठीक है, आप क्या क्या पर्पस में कैपिटल बोरो कर सकते हो, कैपिटल बोरो कर सकते हो एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, ठीक है, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सटेंशन करने के लिए। तो एज पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट of interest paid in respect of capital borrowed for acquisitions of new assets, whether capitalized in the books of accounts or not, for any period beginning from the date on which the capital was borrowed for acquisitions of the asset till the date on which asset was first put to use, shall not be allowed। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नॉर्मली डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड प्रोफेशन गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ये नॉर्मली अलाउ करता है, लेकिन एक बात यहाँ पर कह दिया कि अगर आप कैपिटल बोरो कर रहे हो और एसेट एक्विजिशन से, मतलब जिस दिन आप बोरो कर रहे हो उस दिन से लेके कैपिटल बोरो के दिन तक, मतलब सॉरी एसेट को पुट टू यूज के दिन तक आपने जो भी इंटरेस्ट पे करोगे, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस इज नॉट अलाउड। बोलो सर बात समझ में आएगी नहीं? सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बोलो एक Yes, बार। sir. है दादा। मैं एक पॉइंट स्पेशल करके बताते हैं आपको, बोलते हैं इन द केस ऑफ जेन्युइन बिजनेस बोरोइंग द डिपार्टमेंट कैन नॉट डिसअलाउ एनी पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट। डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर जेन्युइन बिजनेस बोरोइंग है, डिपार्टमेंट कैन नॉट डिसअलाउ एनी पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द ग्राउंड दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अनरीजनेबली हाई एक्सपेक्ट इन केस ऑफ फॉलिंग अंडर सेक्शन 40A। ये 40A क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि कई बार डिपार्टमेंट को लगता है कि आप अननेसेसरी इंटरेस्ट शो कर रहे हो, ये नहीं अलाउ करूंगा, लेकिन अगर जेन्युइन बोरोइंग है ना आपका, अगर आपका जेन्युइन लोन है तो उसका इंटरेस्ट आपको डिपार्टमेंट मतलब डिडक्ट करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा ये समझ में रखिएगा। तो इसमें क्या बोलता है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 भी इसमें आ जाता है एक्सप्लेनेशन 8 के साथ, दैट इंटरेस्ट रिलेटेड टू ए पीरियड आफ्टर द एसेट इज फर्स्ट पुट टू यूज कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। Interest in respect of capital borrowed for any period from the date of borrowing to the date on which the asset was first put to use should therefore be capitalized। कैपिटलाइज करना भी जरूरी है, ठीक है। तो इन सिंपल वे में आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, बोरो करने से पुट टू यूज तक का जो एरिया है उसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आप डिडक्ट करके दिखा सकते हो, इट नॉर्मली अलाउड है। Reduction of interest is allowed in respect of capital borrowed for the purpose of business and professions, but exceptional points भी इसके अंदर है कि कब आप डिडक्शंस नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 यहाँ पर क्लियरली आपको बताता है। अच्छा, अदर डिडक्शंस के अंदर और भी कुछ अलग अलग डिडक्शंस है जो एक बार मुझे आपको बता देना चाहिए। जैसे एक पॉइंट है सर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, ठीक है, मतलब ये रोमन में 1 है या आई भी बोलो जो भी बोलना है। Insurance premium paid section 36 subsection 1 clause 1 if insurance policy has been taken out against risk। ध्यान से सुनिएगा, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो और वो भी रिस्क के कारण ले रहे हो ना, कौन इंश्योरेंस पॉलिसी बिजनेस कब लेता है? जब उसको लगता है कि कोई रिस्क हो सकता है, डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टॉक हो सकता है,
और स्टोर्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशंस, जो भी है प्रोफेशंस का ऑफिस या बिजनेस का स्टोर, द प्रीमियम पेड इज डिडक्टेबल, जो भी प्रीमियम पे होता है वो डिडक्टेबल है, बट द प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंश्योरेंस अंडरटेकन फॉर एनी अदर पर्पस इज नॉट अलाउएबल अंडर द क्लॉज। मतलब किसी और रीजंस में अगर आप प्रीमियम भर रहे हो, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर बिजनेस पर्पस लाइक अगेंस्ट द रिस्क, डैमेज, डिस्ट्रैक्शन ऑफ स्टॉक, प्रोफेशंस, स्टोर्स, इसका डैमेज के बचने के लिए आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरोगे तो वो अलाउ करेगा, बट फॉर एनी अदर रीजन आप अगर प्रीमियम भरोगे, वो जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कोई भरता है तो वो अलाउड नहीं होता है। ये हम लोग क्वेश्चंस करके देखे थे, याद है सर? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल खर्चा है सर, वो बिजनेस में क्या करेगा? क्लियर हो रहा है ना बात? बोलो सर। यस सर। एकदम स्टार्टिंग बिजनेस प्रोफेशंस के लेक्चर में ही इंश्योरेंस प्रीमियम का ये चर्चा हुआ था। तो ये 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 क्वेश्चन में ही था सर। फर्स्ट क्वेश्चन में ही था। प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1B, ठीक है। अब ये क्या खेल खेलता है, ठीक है, 36 के अंदर ना काफी सारा अलग अलग टाइप का एक्सपेंस यहाँ पर बोला है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब जो बिजनेसमैन है वही यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयर है, तो प्रीमियम पेड फॉर एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, बाय एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, किसका हेल्थ? भाई एम्प्लॉइज का हेल्थ, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके हेल्थ के लिए। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1B इस पे बात करता है। This clause seeks to allow a deduction to an employer in respect of premium paid by him by any mode of payment under other than cash। हाँ, कैश, अगर कैश में पेमेंट करोगे ना तो वो बेसिकली ब्लैक मनी पे चला जाता है, इसीलिए, ठीक है। अदर देन कैश, कैश छोड़ के अगर किसी और मोड में अगर आप पेमेंट करते हो प्रीमियम का, टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम फ्रेम्ड बाय, किसके हिसाब से? इंश्योरेंस कंपनीज तो आजकल फ्रॉड में निकल गया ना सर, बहुत सारे फ्रॉड कंपनीज भी मार्केट में आ गया है, तो उनके साथ भी तो एक मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्लियर कट बता दिया, जो इंश्योरेंस होगा वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अदर इंश्योरर अप्रूव्ड बाय द IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से अप्रूव्ड रहेगा। ऐसा इंश्योरेंस के थ्रू से अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो अलाउ होगा, ठीक है। मतलब ऐसे कोई भी अगर अपना नाम इंश्योरेंस लिख दे तो इंश्योरेंस लिखने से ही वो इंश्योरेंस नहीं हो जाता, इसका जानकारी लोगों के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1B बताता है। अच्छा, बोनस एंड कमीशन का भी एक एरिया है, ये भी एक इंटरेस्टिंग खेल है, ध्यान से सुनिएगा सर। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पर 36 के अंदर 3 पॉइंट आपको बता दिया, एक इंश्योरेंस प्रीमियम, एक हेल्थ इंश्योरेंस का एम्प्लॉइज के लिए जो एम्प्लॉयर करता है, और एक मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। आप लोग क्लियर हुआ अभी तक ये तीनों पॉइंट? टेल मी सर। यस सर। ओके सर, बोनस एंड कमीशंस का भी खेल देखो, इसमें भी देखो दिमाग खराब करेगा आप लोगों का। मतलब बिजनेस क्या कर सकता है जिसका डर इनकम टैक्स को है, बिजनेस क्या कर सकता है जिसका डर इनकम टैक्स को है, और उसी डर के चलते वो ये सब प्रोविजंस बना के रखा है। These are deductible in full provided the sum paid to the employees as bonus or commission shall not be payable to them as profits or dividends if it had not been paid as bonus or commission। सर मतलब कुछ समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनिए सर। बिजनेस अपने एम्प्लॉइज को बोनस कमीशन देता है, ये मुझे पहले बताओ। यस सर। जो बिजनेस में एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए बोनस कमीशन, सैलरी चैप्टर में भी आप लोगों ने देखा कि कैसे सैलरीड बंदा बोनस या कमीशन कमाते हैं, है ना। तो अगर सैलरीड बंदा बोनस कमीशन से इनकम करते हैं तो उनके लिए इनकम है और वो बिजनेस के लिए खर्चा है। तो दीज आर डिडक्टेबल इन फुल प्रोवाइडेड the sum paid to the employees as bonus or commission shall not be payable to them as profits or dividends। मतलब वो प्रॉफिट या डिविडेंड का पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब if it had not been paid as bonus or commissions। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। It is a provisions intended to safeguard against a private company or an association escaping tax। कुछ कंपनीज क्या करते हैं ना, अपना टैक्स को एस्केप करना चाहता है by distributing a part of its profit by way of bonus and commission। कंपनी क्या करना चाहता है, अपना प्रॉफिट के पार्ट को बोनस या कमीशन के नाम पे अपने मेंबर और एम्प्लॉइज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहता है। आप बात को समझ रहे हैं सर? हाँ,
कि कंपनी के दिमाग में, बिजनेस के दिमाग में क्या चल रहा है। amongst the member or employees of their own concern instead of distributing the money as dividend or profit। मतलब जो डिविडेंड या प्रॉफिट के नाम पे जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, ठीक है, आप अपने पीएल में जो भी प्रॉफिट करोगे ना, इस प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसी प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन पार्टनर्स, बिटवीन मेंबर्स, बिटवीन एम्प्लॉय, मतलब एक्चुअली एम्प्लॉइज को तो नॉर्मली डिविडेंड प्रॉफिट नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है वो, अपने डिविडेंड एंड प्रॉफिट को बोनस कमीशन का नाम देके कर रहा है। बोनस कमीशन तो सर खर्चा है बिजनेस का, इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी भी बन जाता है, आप लोग जानते हो। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि अगर आप अपने प्रॉफिट को बोनस कमीशन का नाम देके डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो शायद आपको करने के टाइम पे वो खर्चा दिखेगा ऑब्वियसली, बिकॉज आप चाहते हो कि अपना डिविडेंड एंड प्रॉफिट को आप बोनस कमीशन के हिसाब से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. बेसिकली ऐसा कब करना चाहता है, टैक्स को डिक्रीज करने के लिए या टैक्स को एस्केप करने के लिए, है ना। तो टैक्स को एस्केप करने के लिए अगर डिविडेंड प्रॉफिट को कोई बोनस एंड कमीशन के थ्रू से दिखाना चाहता है, जो अपने अंदर एक सेटअप करके, ठीक है, विद इन देयर ओन कंसर्न, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, तब आपको रेक्टिफाई करने के लिए बोलेगा। और ये सब चीज एक्चुअली ऑडिट में पकड़ा जाता है सर, ठीक है, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर सेक्शन 44A(b) करता है ना सर, ये सेक्शंस भी आप लोगों के सामने आएगा, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 44A(b) के तहत बिजनेस प्रोफेशंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा। हाँ, सभी का नहीं, किसका किसका ऑडिट करना मैंडेटरी है उसका भी लंबा लिस्ट है। ऐसे तो मैं बेसिक्स ऑफ नोट्स के अंदर, मतलब बीपी का जो स्टार्टिंग क्लास में मैंने थोड़ा बहुत लिखाया, डिटेल चर्चा अभी भी मैंने 44AB में नहीं किया, आएगा सर 44AB आएगा, मैं तब आप लोगों को 44AB के अंदर ये पूरा ऑडिट का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है सर। ये 44AB के अंदर ऐसे समरी नोट्स में भी आप जाके देख सकते हो, अभी कहाँ गया 44AB, 44 ये रहा, ठीक है, मैंडेटरी अकाउंट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्संस, ठीक है, जिनको ऑडिट करना ही पड़ेगा, ठीक है, और ऑडिट करने से कौन क्या कर रहा है, कौन सा खर्चा किधर जा रहा है, उसका पूरा हिसाब किताब आ जाता है, ठीक है। तो ऑडिट करने से पता चल जाता है बड़े बड़े केस में। हाँ, छोटा छोटा केस में भी वो उसका ऑडिट नहीं होता, लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर होता है वो तो देखता है ना, तो उसको अगर कुछ गड़बड़ लगेगा तो वो सवाल करेगा जरूर, ठीक है। बट नॉर्मल केस में, बड़े बड़े लेवल में, थोड़ा मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ बिजनेस के केस में ऑडिट मैंडेटरी है, बट आई विल डिस्कस दिस इन लेटर स्टेज। हाँ, अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे सब। बहुत साइंटिफिक वे में एक एक सेक्शंस को सजाया गया सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। जितना अच्छे से मैटर को प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करोगे ना, आप लोगों को उतना मजा आएगा सर, कि भाई हाँ क्या करना चाहता है। ऐसे ही सिर्फ सेक्शन याद रखने का सोचोगे ना, कभी याद नहीं रख पाओगे। बट अगर आप इनकम टैक्स का सोच को समझो ना, कि इनकम टैक्स एक्चुअली चाहते क्या है, ठीक है, तो आप सेक्शन ऐसे ही याद रखोगे। मतलब आपको ना अपने पैर को इनकम टैक्स की जूती में लगाना पड़ेगा। आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे कहता है सर कि बाप बेटा जब बड़ा हो जाता है तो बाप के जूते पे पैर आ जाता है, मतलब बेटा बड़ा हो गया। तो इस काइंड ऑफ दैट, मतलब आपका फीलिंग तब आ जाएगा कि भाई हाँ मैं बड़ा हो गया। तो एग्जैक्टली जब आपका सोच, आप इनकम टैक्स के शू में पैर लगाओगे ना, तो आपको फीलिंग आएगा भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको क्यों बनाने का कोशिश किया। तब जाके आपको सेक्शंस भी याद आएगा, बिकॉज अभी आपका पैर किसके जूते में है, इनकम टैक्स के जूते में है, ठीक है। डोंट टेक इट एज ए स्लैंग, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मतलब बातों को उल्टा सीधा मत लीजिएगा। हाँ सर, ये बोलते बोलते कहीं बात मुंह से निकल जाते हैं, बोलेगा सर जूता जूती क्या कर रहे हो आप। ओ सर बोलो, समझ में आया कि नहीं आया बोनस कमीशन? हाँ सर। सबको समझ आ रहा है ना? तथा शुभश्री, रोशनी, स्नेह, है बोलो दादा। सर। यस सर। ओके, ठीक है सर। और भी चीजें हैं, बताने पड़ेगा सर, बहुत चीजें हैं। एक एक सेक्शंस को प्यार से पढ़ा कीजिए। इनकम टैक्स, ये टैक्स एक ऐसा एरिया है ना, चाहे आप जीएसटी ले लो या इनकम टैक्स, आपको जिंदगी में बहुत कुछ देने वाला है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मतलब स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरीज को टैक्स के एरिया में ना बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है।
अभी भी ये एरिया बहुत खाली है सर, ह्यूज स्कोप। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप किसी कंपनी में जॉब करो, चाहे आप अपना खुद का प्रैक्टिस चालू करो, बहुत स्कोप है सर। सरकार पागल हो रहा है कि अभी भी इतना खाली एरिया है। गवर्नमेंट चाहते हैं कि और भी लोग आए प्रोफेशंस के अंदर, ताकि और भी लोगों का टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा पड़े, ठीक है, देश में बिजनेस में और डेवलपमेंट हो। एक प्रॉपर बिजनेस कंसल्टिंग, टैक्स कंसल्टिंग के थ्रू से लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े, ठीक है। और देखो भाई, लोगों के अंदर जैसे ही जागरूकता बढ़ेगा ना, ऑटोमेटिकली ये प्रोफेशनल्स का भी बोलबाला रहेगा। मतलब अगर मैं इनकम पार्ट्स में बात करूं तो उनका भी ऑटोमेटिक इनकम बढ़ता जाएगा सर। हर चीज क्या है, जैसे स्टॉक मार्केट में देखो ना, आज के डेट में ब्रोकिंग कंपनीज का इतना बोलबाला है क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोगों का जागरूकता बढ़ गया, कंसर्सनेस आ गया पहले से ज्यादा। अगर 5-6 साल 10 साल पहले का हिसाब देखे और अभी का हिसाब देखे, मतलब इवन मैं एक हिसाब देख रहा था, ये जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकरेज में, और एक न्यू कंपनी आया आप स्टॉक्स बोल के, ठीक है, जो भी कुछ बड़े बड़े कंपनीज ने बैक किया है आप स्टॉक को, आप स्टॉक्स और जीरोधा, जीरोधा के पास अभी 12 लाख एक्टिव ट्रेडर हो गया, ठीक है, मतलब जो अकाउंट ओपन कर लिया 12 लाख विद इन 1 ईयर। मतलब जीरोधा काफी लंबे समय से कर रहा है, आप स्टॉक्स विद इन 2-3 ईयर्स के अंदर 9-10 लाख में पहुंच गया। मतलब इतना डिमांड बढ़ गया सर कि मार्केट में जैसे ही कॉन्शसनेस बढ़ता है ना, उस प्रोफेशन से रिलेटेड मैटर पे काफी एरिया चालू हो जाते हैं। वैसे ही टैक्स में भी काफी, वो तो है ही, बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल है ये टैक्स सिस्टम, और जितना समय जाएगा और इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। अच्छा, और भी चीजें देखते हैं ना, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3A, ये क्या बात करेगा सर? सर डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, ये क्या है जीरो कूपन बॉन्ड? सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3A प्रोवाइड्स डिडक्शंस फॉर द डिस्काउंट ऑन ZCB। ऐसे जीरो कूपन बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर। मतलब बेसिकली बिजनेस क्या करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं, और बॉन्ड के बदले जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है ना, वो जीरो कूपन में होता है। मतलब बेसिकली ZCB के केस में क्या होता है, इशूड एट पार होता है, और सॉरी इशूड एट डिस्काउंट होता है और रिडीम एट पार होता है। ये जीरो कूपन बॉन्ड में नॉर्मली होता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में क्या यहाँ पर पहले बोला है, फिर मैं आपको ZCB के बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या इधर क्या कर रहा है। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3A provides deduction for the discount on ZCB on pro rata basis having regard to the period of life of the bond to be calculated in the manner prescribed। ध्यान से सुनना, डिफरेंस ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, ध्यान से सुनिए सर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल्ड बैंक ऑन इशू ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड इशू करता है, ठीक है, बॉन्ड इशू करता है। चलो मैं आपको दिखा सकता हूँ रियल में, जीरो कूपन बॉन्ड कुछ दिख जाए तो मजा आ जाए। ये आरबीआई के साइड में भी मिल जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। अच्छा ठीक है, मुझे अभी ना ट्रेडिंग पर्पस में नहीं मिल रहा है, मतलब परचेस पर्पस में अगर मुझे दिख जाए तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ऐसे इट्स अ वेरी पॉपुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आप लोग पहले सुने हो सर जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में? अरे जीरो कूपन बॉन्ड के हाँ बारे में पहले सुने हैं ना आप लोग? ओके सर। है दादा। लॉ में। इस टाइप ऑफ बॉन्ड एंड डिवेंचर, लॉ में सुने हो, इट्स टाइप ऑफ बॉन्ड एंड डिवेंचर, जिसमें क्या होता है कि आपको, कंपनी को चाहिए होता है पैसा, ध्यान से समझिए बात को, कंपनी को चाहिए होता है पैसा, तो वो क्या करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ कंपनीज का नाम दिखाई दिया, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल बोरो, मतलब मार्केट से कैपिटल उठाते हैं, ठीक है, बॉन्ड इशू करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका क्या नाम बताओ, NHAI बड़ा फेमस है सर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, NHAI का बॉन्ड मार्केट में बड़ा पॉपुलर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हार्डको बॉन्ड बनाते हैं, HUDCO, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में बॉन्ड इशू करते हैं, ठीक है। बॉन्ड इशू करने के टाइम पे अगर ये जीरो कूपन हो जाए ना, तो कूपन का मतलब होता है सर इंटरेस्ट, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। ऐसे ये म्यूचुअल फंड क्लास में मैं उस दिन समझा रहा था, ये आरबीआई का एक न्यू बॉन्ड का रिटेल आया सर, आप लोग जानते हो? आरबीआई गोल्ड बॉन्ड। रिटेल, हाँ हाँ बहुत सारे गोल्ड बॉन्ड, आरबीआई, ये आरबीआई का न्यू एक स्कीम आया है सर
ऑनलाइन जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट से स्टॉक खरीदते हैं, ये उस दिन मैं सैटरडे वाला म्यूचुअल फंड क्लास में डिस्कस कर रहा था कि ये एक न्यू स्कीम आया है। इस स्कीम के थ्रू से आप डायरेक्टली रिटेल डायरेक्ट अकाउंट बना सकते हो और डिफरेंट बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर से आप परचेस कर सकते हो। ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह परचेस करने का एक मार्केट, ठीक है। और बहुत सिक्योर होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, बहुत सिक्योर होता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आजकल तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी मार्केट में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट ओपन करके स्टार्ट कर सकते हो सर ठीक है, मतलब इट्स फुल्ली सेफ एंड काफी सिक्योर एरिया है। हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट जैसा नहीं मिलेगा, बट आपका सारा पैसा थोड़ी ना स्टॉक मार्केट में लगाओगे, कुछ पैसा आप ऐसे जगह में भी लगा सकते हो, है ना, कुछ पैसा आप ऐसे जगह में भी लगा सकते हो जहां पर आपका पैसा काफी सेफ है, ठीक है। 7%, 7.5% के आसपास का इंटरेस्ट मतलब एवरेज में मिल जाता है, ठीक है। 6%, 6.5% नॉर्मली बैंक एफडी देते हैं, उससे 1-2% ज्यादा, और लॉन्ग टर्म के लिए आपका फंड ग्रो होता है। और भी स्कीम मिल जाएगा आपको, आप अगर देखोगे तो ऑनलाइन में परचेस चल रहा है आजकल, ठीक है। मतलब ये पहले म्यूचुअल फंड के थ्रू से ही हो सकता था, बट आजकल डायरेक्ट भी आ गया है, ठीक है, सेफ, सिंपल, डायरेक्ट। पार्टिसिपेट इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है, इन्वेस्ट इन गोल्ड, ट्रेड इन सेकेंडरी मार्केट, इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ठीक है। बड़ा मार्केट बदल रहा है सर, ये बदलते मार्केट के साथ आप भी बदल जाओ, ठीक है। तो जेडसीबी क्या हो गया, जीरो कूपन, मतलब मानो कि एक बॉन्ड का नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट होता है 100, ठीक है। एक बॉन्ड का रेट क्या हो गया 100, 100 रुपया। जैसे शेयर का दाम होता है ना सर, स्टैंडर्ड रेट क्या होता है शेयर का, 10%, क्या है फेस वैल्यू। वैसे एक बॉन्ड का भी एक फेस वैल्यू ऐसे मानते हैं 100 रुपया, बॉन्ड डिवेंचर्स ऐसे, मतलब मार्केट में ऐसा ही कॉन्सेप्ट माना जाता है। जैसे शेयर का कुछ नहीं बोला तो 10% मान लेते हैं, बॉन्ड का कुछ नहीं बोला तो 100 मान लेते हैं। तो अगर 100 का फेस वैल्यू है और यही 100 का फेस वैल्यू का बॉन्ड अगर आपको 90 में इशू कर रहा है तो क्या हो गया, इशूड एट डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट। और जब आपको रिडीम करेगा तो 100 में ही रिडीम करेगा, समझ रहे हो सर, मतलब 10% आपको अल्टीमेटली गेन ही होगा। घुमा के नाक दिखाना सर, ठीक है, घुमा के नाक दिखाना, मतलब पहले वो बोल सकता था कि 90 में लो और 100 में बाद में ले लो, तो जो बीच का है वो इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, जिसमें वो 100 का चीज 90 में देगा और बाद में आपको 100 में वापस रिटर्न करेगा। अब जितना बॉन्ड आप परचेस करते हो, 100 बॉन्ड करोगे तो 100 के हिसाब से, 1000 बॉन्ड है तो 1000 के हिसाब से। क्लियर हो रहा है ना बात, जीरो कूपन बॉन्ड क्या हो सकता है, यस सर। तो ये डिफरेंस ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी, scheduled bank on issue of the bond and the amount payable by such company or fund or bank or maturity of redemption of the bond, ठीक है। तो इसमें उनको जो भी डिडक्शन या डिस्काउंट मिलता है, इसका जो पीरियड ऑफ लाइफ क्या है, पीरियड ऑफ लाइफ में बताया गया सर, द पीरियड ऑफ कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द बॉन्ड एंड एंडिंग ऑफ द डेट ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द रिडेम्पशन, ठीक है। तो इस पीरियड में जो डिस्काउंट वैल्यू होगा, ठीक है, जिस रेट में वो डिस्काउंट देगा उसी के बारे में बताया जा रहा है सर। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 है, प्रोवाइड डिडक्शन फॉर द डिस्काउंट्स ऑन जेडसीबी। ये जीरो कूपन बॉन्ड में जो डिस्काउंट का अमाउंट रहेगा ना सर, जैसे 100 का प्रोडक्ट 90 में दिया आपको, तो ये जो डिस्काउंट अमाउंट है इसको प्रो राटा बेसिस में, जैसे आप लोग बचपन में किए थे प्रो राटा कंपनी अकाउंट्स में, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन वे में होता है प्रो राटा, ठीक है, आई होप आप सबको याद है। तो उसी हिसाब से इसको धीरे धीरे इसका जो लाइफ है बॉन्ड का, मतलब जिस दिन से इशू होता है उस दिन से एकदम मैच्योरिटी डेट तक, ठीक है, इसका धीरे धीरे पूरा अमाउंट का आपको डिडक्शन मिल सकता है। मतलब जो कंपनी जीरो कूपन बॉन्ड के थ्रू से मार्केट से पैसा रेज करते हैं उनका भी जो डिस्काउंट वैल्यू है वो उसका खर्चा माना जाएगा। मतलब 100 का चीज अगर आप 90 में दोगे, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना। 100 का प्रोडक्ट 90 में दोगे तो खर्चा है कि नहीं है। ये जो डिस्काउंट आपने दे दिया 10% का पर बॉन्ड पे, इज दिस योर एक्सपेंस और नॉट। यस सर। हाँ सर, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, थोड़ा सा घुमा के आंख दिखाने वाला है, मतलब कान दिखाने वाला, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो जीरो कूपन बॉन्ड के केस में सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 है, इस तरह का डिडक्शन प्रोवाइड करता है सर, ठीक है। ओके, सर एक बॉन्ड का स्टैंडर्ड ईयर क्या होता है मैच्योरिटी का? 5 साल, 6 साल, ठीक है, 15 साल भी होता है। नॉर्मली 4-5 साल के लिए बॉन्ड अच्छा होता है,
एक काम कर, इसमें एक अकाउंट खोल ले, ठीक है, तो ज्यादा मजा आ जाएगा बॉन्ड का, खोल रियल लाइफ लूंगा, दिख खोलने ही सकता वाला है। था इस हफ्ते खोलता। इसका एक अकाउंट खोल ले, नॉर्मल आधार वगैरह से हो जाएगा, आइडिया मिलता जाएगा। ठीक है सर, आज ही खोल लूंगा। अरे क्या है ना, अकाउंट खोलने से अगर, आई डोंट नो कितना चार्जेस अभी लग रहा है, वो सुमित को पता है सुमित से बात कर लेना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर आप ये सब फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, कैपिटल मार्केट कनेक्टेड रहते हो ना, तो आपको बड़ा हेल्प मिलता है कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई के साथ, आपके एज ए सीए प्रोफेशन, सीएमए प्रोफेशन के साथ या सीएस प्रोफेशन के साथ बड़ा कनेक्ट करता है, और ये सब आपको बड़ा हेल्प करेगा आगे जाके। जैसे आप लोग प्रोफेशनल बन जाओगे, तब तो ये सब चीज़ आप लोगों के लिए बच्चा जैसा रहेगा, ठीक है, जहां मर्जी जो मर्जी करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे भी अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या चल रहा है कनेक्टेड रह के पढ़ते हो ना, तो आपका पढ़ाई भी ना एक्चुअल कनेक्शन में रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्शन याद रखने पे ही जिंदगी बीत जा रहा है, नहीं, क्यों सेक्शन बनाया गया इसके पीछे रीजन पता कर ले, तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, तो आपको पुराना टाइप का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो भूल जाओ, वो रट्टू तोता की तरह किताब लेके बैठ गए और रट रहे हैं, बस सेक्शन रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, जिसका दिमाग में स्टोर करने का पावर है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बड़ा स्टूडियस, ठीक है, अब हर कोई तो स्टूडियस नहीं होता ना, कि मैंने तो देखा सर, एक क्लास में अगर 100 बच्चा होता है ना, हार्डली 1 या 2 बच्चा होता है बहुत स्टूडियस, बाकी तो मुझे कोई स्टूडियस नहीं दिखता। तो अब सवाल ये उठता है, तो फिर जो स्टूडियस नहीं है, क्या वो बच्चा दिमाग वाला नहीं है? दिमाग सबका होता है, लेकिन सिर्फ पढ़ के याद रखने वाला बच्चा कुछ कम नहीं होता है। वो पढ़ लेगा, वो पढ़ भी लेगा, इंटरेस्ट भी एक्वायर कर लेगा और पढ़ के निकल भी जाएगा, लेकिन जो जिन लोग इतना स्टूडियस नहीं है, उनका नेचर है वो स्टूडियस नहीं है, बट उसका दिमाग अच्छा चलता है, तो उनको क्या करना है, उनको स्मार्ट वर्क करना है, उनको स्मार्ट वर्क करना है, बिकॉज वो बैठे बैठे नहीं पढ़ सकते, तो जो बैठे बैठे नहीं पढ़ सकते उसको कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। कुछ होते हैं सर, मैंने देखा कि जिसको बैठे बैठे किताब पढ़ने बोलो उससे नहीं होगा, वो बस बैठे बैठे नहीं पढ़ सकता। कुछ बच्चे होते हैं एकदम दिन रात मन लगा के बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि सबके लिए कोई ना कोई उपाय है। जैसे क्रिकेट में एक बैट्समैन, कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ शॉट होता है, कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनके पास शॉट ही नहीं होता, बस अच्छे से डिफेंस करना आता है, या फिर हार्डली खराब बॉल मिले तो खेल सकता है। जैसे राहुल द्रविड़ का नाम याद आता है मुझे, राहुल द्रविड़ के पास हजारों शॉट नहीं था, छक्का लगाने में अगर कभी राहुल द्रविड़ छक्का लगा देता ना, हम लोग शायद जानते हो राहुल द्रविड़ कौन है, ठीक है, तो अगर कभी छक्का लगा देता था ना, अपोजिट साइड में फील्डर भी आके बोलता था भाई क्या मारा, क्योंकि राहुल द्रविड़ छक्का ही नहीं लगाता था। लेकिन क्या राहुल द्रविड़ ग्रेट नहीं बन पाए? उनके पास सचिन जैसा टैलेंट नहीं था, बट फिर भी देखो सचिन को भी टक्कर दे दिया, ऐसा भी मतलब है। तो धोनी के पास बहुत सारा शॉट नहीं है, बट बंदा दौड़ना जानता है, हाँ, भाग भाग के रन ले लेगा। धोनी बस बड़ा छक्का लगा सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ शॉट नहीं है उसके पास, विराट कोहली जैसा नहीं खेलता था धोनी, लेकिन फिर भी धोनी अपने हिसाब से कर लिया। तो हर इंसान का कुछ ना कुछ लिमिटेशन हो सकता है, लेकिन अपने लिमिटेशंस में नहीं जीना है, लिमिटेशंस को पता होना चाहिए, लेकिन क्या हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव एरिया क्या है, उस एरिया में काम करना है। तो बस यही मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। किसी किसी को हो सकता है कि बैठे बैठे सेक्शन याद ना हो, तो उसके लिए एक दूसरा उपाय भी है ना, कि आप सेक्शंस का रीजन पता करो, आप देखो आपको सेक्शन याद रह जाएगा। मतलब मेरे को तो सर कोई बोले ना बैठे बैठे रटो, तो मेरे से तो रटना नहीं होता, तो मेरे को तो यही सोचना पड़ता है कि भाई पढ़े तो क्यों पढ़े, अगर वो रीजन मिल जाए तो फिर याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी अपना अपना सबका है कैरेक्टरिस्टिक, फॉलो करना। सर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। सर क्या बात है, आज बहुत ज्यादा ज्ञान बांट रहे हो, सॉरी सर, नहीं देना है ज्ञान। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 एंड 5। ध्यान से सुन रहे हैं सर? हेलो, देखो, contribution to the employees, recognized provident fund, approved superannuation fund, approved gratuity fund are allowable subject to the following conditions। अरे क्या है ना, ये तो आप लोग जानते हो, सैलरी चैप्टर में भी देखियो कि एम्प्लॉई जो है उनको प्रोविडेंट फंड में पैसा मिलता है एम्प्लॉयर के थ्रू से। तो यही बात यहाँ पर बिजनेस पे आ गया, जो बात हम लोग सैलरी में पढ़े थे उसी का एक दूसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है। जिन लोगों ने सैलरी नहीं पढ़ा वो बाद में जब सैलरी पड़ेगा तब कर लेना, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसको हम लोग सैलरी में इस नाम पे जानते थे, क्या नाम पे जानते थे, बोलो सर?
RPF है ना, कह रहे सैलरी पढ़ा है ना कभी तो पढ़ा है सर। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, तो इन पे जो पैसा एम्प्लॉयर खर्चा करता है ना, एम्प्लॉयर जो आरपीएफ वगैरह में जमा करता है, आई होप आपको याद है सैलरी में ऐसे गुल्लक बना के सिखाता हूँ सर, ऐसा एक गुल्लक बना के आरपीएफ Yes, sir. का सिखाया जाता है, बड़ा मजा आता है सर ये ड्रॉ करने के टाइम पे। हाँ, वैसे गुल्लक से याद आया, एक बहुत अच्छा वेब सीरीज देखा सर रिसेंटली, गुल्लक बोल के, फैमिली वेब सीरीज है, बड़ा मजा आया सर देख के, अगर आप लोग भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, सीरियसली बड़ा मजा आया। गुल्लक, ये सोनी देखा है सोनी सर, लीव अच्छा में, देखा है, बहुत गजब का है सर, मुझे हाँ तो बहुत अच्छा लगा। हाँ। सोनी लीव में है सर, फैमिली वेब सीरीज है, मतलब बचपन याद दिला दिया, बड़ा मजा आया गुल्लक। अच्छा देखो, पूरा- हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, वो उनका एवरी फैमिली रिलेटेड चीज दिखाया गया कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में जो होता है पूरा मतलब पूरा रिलेट कर पाते हैं। हाँ एकदम एकदम नॉर्मल चीज दिखाया है गुल्लक, बहुत अच्छा वो भी है, वेब सीरीज है। कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो अच्छा इसमें एक सवाल ये उठता है कि ये 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 एंड 5 में जो एक्सपेंस जो करेगा कौन, एम्प्लॉयर, तो उसका मतलब कब कब करने से उसको मिलेगा, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया है। ग्रेचुइटी फंड शुड बी सेटल्ड अपॉन ए ट्रस्ट, ठीक है, उसका एक ट्रस्ट के बेसिस में वो फंड चलता है, उसका एक ट्रस्ट सेटलमेंट होना चाहिए। द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड शुड बी पीरियडिक पेमेंट एंड नॉट एन एडहॉक पेमेंट। एडहॉक मतलब बोला ना आपको, एडहॉक का मतलब होता है इमरजेंसी, ठीक है, सडन पेमेंट नहीं, ठीक है, एडहॉक पेमेंट से नहीं होगा, पीरियडिक पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड शुड बी पीरियडिक पेमेंट एंड नॉट एन एडहॉक पेमेंट टू स्टार्ट द फंड। अचानक से कुछ पेमेंट कर दिया, ऐसा पेमेंट को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। पीरियडिक वे में प्रोविडेंट फंड में जमा होगा, ऐसा पेमेंट को ही डिडक्शंस के लिए अलाउ करेगा। ग्रेचुइटी फंड शुड बी फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। बोलो सर, 36(1) क्लॉज 4 एंड 5 क्लियर है? Yes, sir. अब बात आता है सर पॉइंट नंबर 7, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर ए पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन 80 CCD सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A। ध्यान से सुनिएगा, ये 80 CCD क्या है सर, ये 80 CCD बीपी का सेक्शन नहीं है, ये 80 CCD चैप्टर 6A डिडक्शन का एरिया है, जो नॉर्मली अगर सिलेबस वाइज में बात करूं, जिस तरह से इनकम टैक्स सिलेबस बनाते हैं उस हिसाब से डिडक्शन थोड़ा लास्ट में आता है, लेकिन ऐसा लास्ट फास्ट से तो बात नहीं बनता। पॉइंट क्या है ना, इनकम टैक्स का हर एक चैप्टर के साथ हर एक चैप्टर का ना कहीं लिंक है, ठीक है, कहीं ना कहीं लिंक जुड़ा हुआ है, तो डिडक्शंस इज ऑलवेज देयर। अब हर एक क्वेश्चंस के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर डिडक्शंस आपको दिख जाएगा। एक 80 का जो 80C से लेके 80U का एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया, ये डिडक्शंस हर चैप्टर में कनेक्ट करता है। और एक एरिया है सर सेक्शन 10 का एरिया, ठीक है, सेक्शन 10 का मतलब होता है, सेक्शन 10 का मतलब होता है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ये सेक्शन 10 के अंदर एक बड़ा फेमस चैप्टर भी आता है जिसका नाम होता है एग्रीकल्चर इनकम। जिन लोगों ने नहीं करा उनको कराया जाएगा। सेक्शन 10 एग्रीकल्चर इनकम एंड इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। और डिडक्शंस का एक एरिया होता है जो 80C से 80U के अंदर आता है, उसी में एक एरिया आता है सर 80CCD बोल के, जो पेंशन स्कीम में पैसा डालने के बारे में वहां पर बात करता है। मैक्सिमम 1.5 लाख का एक स्कीम है, ठीक है, जो मतलब बेसिकली माइनस करने का मौका मिलता है, ठीक है। अभी मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस इतना कहना चाहूंगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर ए पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन 80 CCD, जिसको बिजनेस एंड प्रोफेशंस में सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A के अंदर क्या बताता है, सेक्शन 36 subsection 1 clause 4A to provide that employer contribution to the account of an employee under a pension scheme as referred to in section 80 CCD would be allowed as deduction while computing business income। आई होप क्लियर है कि बेसिकली पेंशन स्कीम में जो पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं वो 80 CCD में अलाउड होता है, जो डिडक्शंस के तौर पे दिया जाता है। मैक्सिमम 1.5 लाख का एक प्रोविजन है। डिडक्शन चैप्टर के जब आऊंगा ना सर तब डिटेल्स में बताऊंगा 80C से 80U का पूरा बात, लेकिन फिलहाल इतना जान लो, एम्प्लॉयर की तरफ से जब एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम में पैसा जाता है तो वो डिडक्शन के तौर पर मिलता है। हाउएवर डिडक्शन वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन द प्रीवियस ईयर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, ध्यान से सुनो। डिडक्शन वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन द प्रीवियस ईयर।
टोटल जो सैलरी प्रीवियस ईयर में कमाते हैं उसका 10% तक ही डिडक्शन अलाउड करेगा। कैसे, मैं क्वेश्चंस करके बताऊंगा। सैलरी फॉर द पर्पस इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंस, सैलरी के अंदर डीए को इंक्लूड किया जाएगा अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, बट एक्सक्लूड ऑल अदर अलाउंस एंड परक्विजिट्स। बाकी जो भी परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस रहेगा उसको यहां से निकाल दिया जाएगा, सिर्फ डीए इंक्लूड हो सकता है अगर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अंदर ऐसा बोला है कि डीए पार्ट ऑफ सैलरी है तो डीए को लिया जाता है, बट बाकी अलाउंस एंड परक्विजिट्स को नहीं लिया जाता एज पर सैलरी। ऐसे जो लोग सैलरी पढ़ के आए हैं या सैलरी पहले कभी भी पढ़े हैं उनको अलाउंस एंड परक्विजिट्स में क्या फर्क होता है दे नो, ठीक है। अगर नहीं पता, जब सैलरी फिर से करेगा तो अलाउंस और परक्विजिट्स डिटेल्स में फिर से समझ लेना। इतना समझ लो। परक्विजिट्स और अलाउंस में सबसे बेसिक डिफरेंस ये है, परक्विजिट्स एज पर एग्रीमेंट होता है, अलाउंस बेनिफिट के लिए दिया जाता है, परक्विजिट्स एग्रीमेंट बना के दिया जाता है, ये भी दैट इज आल्सो फॉर बेनिफिट बट विद एग्रीमेंट। अलाउंस इज नॉट ऑलवेज एग्रीमेंट वाइज। अलाउंस तो नॉर्मली एम्प्लॉयर का नॉर्मल बिजनेस कॉन्सेप्ट में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं फॉर बेटर क्या बताऊं सर, फैसिलिटीज के लिए, मतलब ताकि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को जूझने के लिए या फिर टैकल करने के लिए डिफरेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कोई ट्राइबल एरिया में किसी को जॉब दे दिया गया, तो ट्राइबल एरिया में ऐसे सुख सुविधाएं थोड़ा कम होते हैं, तो ट्राइबल एरिया के लिए उसके लिए एक ट्राइबल एरिया अलाउंस दे दिया जाएगा, ठीक है। कोई ट्रैवल करता है तो उसको लिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए मेडिकल अलाउंस दे दिया जाएगा, बेटरमेंट के लिए। परक्विजिट्स जो होते हैं, जैसे मानो आपको गाड़ी दे दिया गया, ठीक है, इस तरह का काफी सारा परक्विजिट्स में भी आपको दिया जाता है, कूपन दे दिया गया डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है, जिसके थ्रू से आप अपना शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। पार्क्स, हाँ प्यार से कहते हैं पार्क्स, ठीक है। अभी ये अलाउंस परक्विजिट्स का डिटेल्स में बात नहीं करूंगा सर, सैलरी के अंदर डिटेल्स में बात होंगे। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हैं? ये भी तो बोलते सर, परक्विजिट सबको अलाउड नहीं होता है पर अलाउंस सबको अलाउड होता है। हाँ हाँ, वेरी गुड सर, दैट इज ऑल्सो, ठीक है। इसीलिए तो मैं बोला परक्विजिट्स विद एग्रीमेंट होता है, ठीक है। परक्विजिट्स में जो भी मिलता है एग्रीमेंट करके मिलता है, ठीक है। अलाउंस नॉर्मली सभी को अलाउड होता है सर, यस, कंपनी ऐसे ही देता है डिपेंड करता है कि क्या जरूरत है उसके हिसाब से। अच्छा चलो सर, ये 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन करने से अच्छा रहेगा। हाँ वो इलस्ट्रेशन लाइन उसी पे है। आपने होमवर्क दिया था पर हुआ नहीं, नहीं आ रहा था। देखो सर, ये होमवर्क में था, अगर किसी ने ट्राई किया तो अच्छा है, नहीं किया तो देखो। एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो मुझे एक बार बताना। यस सर। देखो सर, क्या बोलता है सर, एक्स लिमिटेड contributes 20% of basic salary to the account of each employee under a pension scheme referred to in section 80 CCD. Dearness allowance is 40% of basic salary and in the it forms the part of pay of the employee. मतलब एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट डियरनेस अलाउंस को पार्ट ऑफ सैलरी मानता है। कंप्यूट करने बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A इफ द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एग्रीज टू ₹10 लाख। बेसिक सैलरी एम्प्लॉइज का एग्रीगेट में क्या हो रहा है सर, 10 लाख का। आपको पूछा जा रहा है वुड डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 बी अट्रैक्टेड। सेक्शन 40A के बारे में भी बात करूंगा आपसे, जिसमें डिसअलाउड हो जाता है, ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस आपको डिसअलाउड कर देता है। तो क्या ये डिसअलाउंस ऑफ 40A आएगा कि नहीं आएगा, 40A क्या है मैं आपको बताता हूँ, एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट, तो कितना अट्रैक्ट करेगा 40A, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इतना भी डिफरेंट नहीं है कि आपको समझ ना आए, बट चलो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ करोगे ना? अरे यस सर। कर लो सर, करो मेरे साथ साथ। थोड़ा साथ साथ चले सर, चलो। ठीक है, तो
क्वेश्चंस को फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको। बेसिकली एक एक्स लिमिटेड है जो एम्प्लॉयर साइड से है, जो 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय में पेमेंट किया पेंशन स्कीम के थ्रू से। ठीक है सर, पेंशन स्कीम के थ्रू से, जिसके बारे में सेक्शन 80 CCD भी रेफर करता है। डियरनेस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी एंड इट्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पे ऑफ द एम्प्लॉइज। आपको बोला जा रहा है कि इसका बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज एग्रीगेट में है 10 लाख का, तो ये एम्प्लॉयर को कितना मतलब बेसिकली डिसअलाउंस होगा और कितना वो बेसिकली खर्चा के तौर पे अलाउ कर सकता है। ठीक है, मतलब पेंशन स्कीम का कितना पैसा अलाउड होगा और कितना डिसअलाउंस में जाएगा। डिसअलाउंस 40 ये बताता है सर। ठीक है, और अगर अलाउ होता है डिसअलाउंस तो कितना अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा लग रहा है, लेकिन देखते हैं सर कैसे इसको सॉल्व किया जाए। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A, ये है ना सेक्शन। ठीक है, एंड डिसअलाउंस का जो सेक्शन बोला है वो है अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 9। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया है। बाद में मैं बोलता आपको 40A, जो 40A की कैटेगरीज में आते हैं, समरी नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी से दिया हुआ है तो क्यों ना अभी से इसका यूज कर लिया जाए। क्या हो गया भाई? अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें करना है, जैसे कि कम क्वेश्चंस के अंदर आपको बेसिक सैलरी पता है सर? यहाँ पर देखो तो एक बार मुझे बताओ एक बार। 10 लाख। बेसिक सैलरी कितना है? लुक एट हियर, बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज एग्रीगेट टू रुपीज 10 लाख। ठीक है, तो ये बेसिक सैलरी का हमें जरूरत पड़ जाएगा सर। तो एक काम करो, एक पर्टिकुलर बना लो और एक रुपीज या अमाउंट का कॉलम बना लो। इसमें आपको बेसिक सैलरी का नॉलेज है, क्वेश्चन दे के रखा है। बेसिक सैलरी 10 लाख की है। वेरी गुड सर। अच्छा, डियरनेस अलाउंस के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला? फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस बोला सर 40% ऑफ बेसिक सैलरी एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पे ऑफ द एम्प्लॉइज। यस, एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट डियरनेस अलाउंस को यहाँ पर रखा गया है सर। अच्छा सर, इधर नहीं है सर, ये मत दो। अच्छा, डियरनेस अलाउंस क्या हो जाएगा? एट द रेट 40%। हाँ बोलो बोलो। 10 लाख into 40%, 4 लाख। यस, वेरी गुड सर। डीए इज अ 40% ऑफ बेसिक, तो डी और ब्रैकेट में ये भी लिख दो डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे, है ना? डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे। तो ये एज पर एग्रीमेंट है। तो जैसे कि आप लोगों ने बताया 10 लाख का 40%, तो ये हो जाएगा 4 लाख। हाँ, एकदम हम लोग बेसिक मुंह में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 10 लाख और 4 लाख ऐड करने के बाद टोटल कितना हो जाता है? 14 लाख, है ना? तो क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पर? सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ section 36 subsection 1 clause 4A, that is basic salary plus DA, basic plus DA, है ना? तो that is 14 लाख। ये क्वेश्चंस में इजीली कैलकुलेट हो गया। नाउ अब क्वेश्चन में अब एक चीज पूछा है आपको, एक्स लिमिटेड ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 20% ऑफ बेसिक सैलरी कितना होता है? 20% ऑफ बेसिक पेंशन स्कीम में कितना कंट्रीब्यूट किया? 20% ऑफ बेसिक कितना हो जाएगा? बताइएगा सर थोड़ा मुझे। सर 2 लाख। 2 लाख मतलब 10 लाख का 20%, ऑफ बेसिक सैलरी, है ना? 20% ऑफ 10 लाख मतलब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ?
एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ, अच्छा बस 10 लाख कर देने से ही हो जाएगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। 20% ऑफ 10 लाख, तो 10 लाख का 20% हो जाता है 2 लाख, लिख दो 2 लाख। वेरी गुड सर, 2 लाख। अभी परमिशिबल जो डिडक्शंस है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर थोड़ा बताना पड़ेगा। परमिशिबल डिडक्शन कितना है, आप यहाँ पर थोड़ा लिखिए। यहां से हम लेस कर सकते हैं permissible deduction under section 36 subsection 1 clause 4A 10%, क्या हम लोगों ने पढ़ा सर अभी कुछ देर पहले, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, है ना। अभी 2 मिनट पहले जो प्रोविजंस हम लोगों ने रीड किया, ये देखो, डिडक्शन वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन द प्रीवियस ईयर, salary for the purpose include DA if the terms of employment so provide but exclude all other allowance and perquisites। एकदम क्लियर कट प्रोविजंस आपको बता के रखा है। तो परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, तो 10% ऑफ बेसिक प्लस DA कितना हो जाएगा सर 1,40,000। 10% ऑफ 14 लाख, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो 10% ऑफ 14 लाख हो जाता है 1,40,000। तो ये जो 2 लाख आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन था, है ना, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आपका था 2 लाख का पेंशन स्कीम में, किसका, एम्प्लॉयर का। परमिसिबल डिडक्शन कितना है, 1,40,000 का। तो एक्स्ट्रा कितना कर लिया आपने, एक्स्ट्रा कितना कर दिए, 60,000। 60,000। ये अलाउड नहीं है सर। दिस इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रीब्यूशन। disallowed under section 40A सबसेक्शन 9, ठीक है। ये 60,000 अलाउड नहीं है सर, ठीक है। आपको 1,40,000 तक ही आपको अलाउ करता, बट ये 60,000 जो है ये आपको अलाउड नहीं करेगा। यही 40A सबसेक्शन 9 आपको सिखाते हैं, जिसमें आपको डिसअलाउंस का भी एरिया आ गया। समझ में आ गया सर, बोलो। यस सर। सभी को पूछ रहा हूँ सर, बोलो सर, क्लियर है। है दादा। मतलब ये क्वेश्चन बेसिकली 2 सेक्शंस का एक मिक्स्ड अप क्वेश्चन है, जिसमें 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A का भी सेक्शंस काम किया, और साथ में सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 का भी एरिया आया। ऐसे हम लोग सेक्शन 40 का एरिया अभी तक कवर नहीं किए, बट क्योंकि क्वेश्चन था तो अभी बता दिए क्वेश्चंस के साथ साथ, ठीक है। ओके, सर 36 के अंदर और भी 2-4 सेक्शंस है, फटाफट एक बार देख लेते हैं 36 के अंदर और क्या क्या बातें हैं एक बार। अच्छा, समरी नोट्स के अंदर अगर मैं देखूं तो क्या क्या पॉइंट पढ़ लिए हम लोग अभी तक, 3 कर लिए, 4 कर लिए, 4A कर लिए, ठीक है। अच्छा, अभी 5A भी बताना है, इम्पोर्टेंट में है, ठीक है। वेलफेयर फंड का एक अच्छा एग्जाम्पल्स है। 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 का एक बैड डेब्ट का एरिया है, ये भी बड़ा अच्छा एरिया है। 9 दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग। हाँ बोलो। ওটা স্যার ক্লজ 7 ছিল মনে হয়। होता है ইজ 36 সাবসেকশন 1 আর ক্লজ 7 ছিল। 7, আমি 7 বলিনি। 6 মনে হয় বললাম। 5 এর পরে ছিল 7, 7 এর পরে আছে 9, 9 এর পরে আছে 15, ঠিক আছে, আর তারপরে আছে 16। অনেকগুলো সেকশনস আছে এখন, যেগুলো একটু फटाफट দেখতে হবে। ओके चलो देख लेते हैं। हाँ স্যার বলছি যেখানে ডিডাকশনের 80 CC/D যে ক্ষেত্রটা আছে ওটা স্যার দুরকম ওখানে রেস্ট্রিকশন আছে। একটা আদার যে কোনো কোম্পানিজের ক্ষেত্রে 10% দেয়া থাকে, আর গভর্নমেন্ট যদি হয় তাহলে স্যার 14% থাকে। তো এখানেও কি স্যার এই 10%টা তখন 14% হয়ে যাবে? বিজনেসে 10% ही থাকবে।
বিজনেসে 10%ই থাকবে। কোন জায়গাটা বল, আমি তোর কোশ্চেনটা একটু বুঝতে পারলাম না। স্যার এইটা যেটা আছে সেকশন, এই যে যেটা আপনার ডিডাকশনের 80 সিসিডি, এটা তো স্যার এমপ্লয়ার্স কন্ট্রিবিউশন দু রকম আছে ওখানে ডিডাকশনের ক্ষেত্রে। একটা যদি গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে হয় তাহলে 14% পর্যন্ত রেস্ট্রিক্টেড, আর যদি আদার হয় তাহলে স্যার 10% পর্যন্ত। তাই এখানেও কি তাহলে তাই হবে, না শুধু 10%ই থাকবে না, সব ক্ষেত্রে? এখানে শুধু 10%ই থাকবে। দিস ইজ বিপি। বিপিতে মানে যখন তুই বিজনেস এন্ড প্রফেশন করবি, আমি বুঝতে পারলাম তুই 80 সিসিডি তে মানে যে ডিডাকশনসটা আছে ওটার সাথে কম্পেয়ার করে বলছিস তো। হ্যাঁ স্যার। তো এখানে এখানে 10%ই রেস্ট্রিকশন আছে, 14% এর কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। এখানে হিসাবটা করতে গেলে 10% ধরেই করতে হবে, যেটা বিপি 36 সাবসেকশন 1 ক্লজ 4 এ তোকে বলছে। ঠিক আছে, বুঝতে পারলি কথাটা? হ্যাঁ স্যার। नाउ 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A, ये क्या है? ये 5A थोड़ा देखते हैं। सर चलो, अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एसएससी एम्प्लॉयर एज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज टुवर्ड्स देयर वेलफेयर फंड। अच्छा, अपने एम्प्लॉय से कुछ वेलफेयर फंड ले रहा है, टू बी अलाउड ओनली इफ सच अमाउंट इज क्रेडिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर द रिलेवेंट एक्ट। मतलब एसएससी एम्प्लॉयर फंड इकट्ठा कर रहा है किसके लिए? एम्प्लॉइज वेलफेयर के लिए। और वो एम्प्लॉइज वेलफेयर का फंड एम्प्लॉइज के फंड पे क्रेडिट कब हो जाना चाहिए, मतलब उनके वेलफेयर के लिए क्रेडिट हो जाना चाहिए कब तक? ड्यू डेट अंडर द रिलेवेंट एक्ट, मतलब जिस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू से काम होगा, मतलब जो भी वेलफेयर के बेसिस में काम चलेगा उसके ड्यू डेट से पहले बेसिकली ये क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A एंड सेक्शन 57 1A provided that deduction in respect of any sum received by the taxpayer as contribution from his employees towards any welfare fund of such employees will be allowed only if such sum is credited by the taxpayers to the employees account in the relevant fund on or before the due date। मतलब जो भी ड्यू डेट है, ड्यू डेट से पहले अगर वो फंड जिनके नाम पे वेलफेयर के नाम पे वो फंड बनाया गया है, अगर उससे पहले वो डिविडेंड को, मतलब सॉरी, जो भी वेलफेयर फंड है उसके नाम पे क्रेडिट कर देता है तो वो डिडक्शन के तौर पे दिखा सकता है। ड्यू डेट का मतलब है द डेट बाय व्हिच द एसएससी इज रिक्वायर्ड एज एन एम्प्लॉयर टू क्रेडिट सच कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉइज अकाउंट इन द रेलेवेंट फंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ ऑन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस और अदरवाइज। मतलब ये जो फंड वेलफेयर फंड एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर जमा कर रहा है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A के हिसाब से, जिसमें सेक्शन 57 1A भी हेल्प करता है डिडक्शंस के ऊपर बेस करके। ये क्या बताता है आपको कि भाई वेलफेयर फंड जो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर इकट्ठा कर रहा है, ड्यू डेट से पहले अगर एम्प्लॉयर ये खर्चा एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा कर देता है तो इन दैट केस ये डिडक्शंस अवेलेबल हो सकता है। As per the Employees Provident Fund Scheme 1952, the amounts under consideration in respect of wages of the employees for any particular month, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, Employees Provident Fund Scheme 1952, the amounts under consideration in respect of wages of the employees for any particular month shall be paid within 15 days of the close of every month। हर मंथ के क्लोज के 15 डेज के अंदर वो पेमेंट हो जाना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं ड्यू डेट। ठीक है, कि भी हर मतलब वो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर आ गया प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या खेल बताया 1952 के हिसाब से, अंडर कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजेस ऑफ द एम्प्लॉइज फॉर एनी पर्टिकुलर मंथ शैल बी पेड विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ एवरी मंथ। तो ये उसका ड्यू डेट हो गया। तो हर एक लॉ का अपना अपना ड्यू डेट होगा, तो अगर ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर देता है कौन? एम्प्लॉयर, ठीक है, तो उसको ये वेलफेयर फंड के लिए भी डिडक्शन मिल सकता है। ठीक है, ये वाला चर्चा मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार करूंगा 43B जब पढ़ूंगा। ठीक है, तो अभी मैं 43B को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ बिकॉज 43B का एरिया हम लोग लैटर पार्ट ऑफ दी सेक्शंस में डिस्कस करेंगे, तो मैं थोड़ा सा उसको अभी स्किप करता हूँ, बाद में जब फिर से मैं 43B दूंगा तब मैं बताऊंगा। इन द मेन टाइम आप आ जाओ सर बैड डेब्ट में, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 एंड सेक्शन 36 सबसेक्शन 2। इंटरेस्टिंग एरिया है, बड़ा ही पॉपुलर पॉइंट है सर, क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आ जाता है सर। दिस कैन बी डिडक्टेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। सर बैड डेब्ट के बारे में तो आप सबको नॉलेज है, क्या रे? आप सबको बैड डेब्ट का नॉलेज है कि नहीं? बैड डेब्ट क्या होता है? Yes. जल्दी बताना।
सर डेटर के पास जो पैसा मतलब रिकवर्ड नहीं हो पाता है, मतलब जो पैसा नहीं आता बैड डेट में सेटल कर देते हैं उसको, अनरिकवरेबल फंड। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसी को कुछ क्रेडिट में सेल करते हैं, है ना, और हमारा पैसा बाकी रह जाता है, नहीं ना? नहीं आता। यस, यस सर। जैसे या फिर किसी को कुछ क्रेडिट में प्रोवाइड करते हैं, किसी को कुछ क्रेडिट में प्रोवाइड करते हैं और वो मेरा लोन का पैसा पे नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है, वो भी बैड डेब्ट है। जैसे बैंक के केस में क्या रे? हाँ सर, बैंक के केस में जब लोन रिपे नहीं कर पाते, बैंक का बैड डेब्ट हो गया वो। यस सर, तो ऐसे केसेस है ये। तो ये बैड डेब्ट का पैसा जब हमारा, ये तो आप लोग जानते हैं अकाउंट्स में कर करके आप लोग थक चुके होंगे। The debts or loans should be in respect of business which was carried on by the assessee during the relevant previous year. The debt should have been taken into account in computing the income of the assessee of the previous year. Say for example, जैसे अभी अगर 21, 22, 23 असेसमेंट ईयर के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 21, 22। तो क्या कहता है सर? The debt should have been taken into account in computing the income of the assessee of the previous year in which such debt is written off, ठीक है, और ऑफ एन अर्लियर प्रीवियस ईयर, या फिर किसी पुराना प्रीवियस ईयर का डेब्ट बाकी है, और शुड बी रिप्रेजेंट मनी लेंड बाय द एसएससी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस और बैंकिंग और मनी लेंडिंग, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट ये जो अमाउंट ऑफ डेब्ट टेकन इनटू अकाउंट, मतलब इसमें लोन का जो अमाउंट उठाएगा, ठीक है, डेब्ट या किसी को आप लोन पे कुछ प्रोवाइड करते हो या लोन प्रोवाइड करते हो, अमाउंट ऑफ डेब्ट टेकन इनटू अकाउंट in computing the income of the assessee on the basis of notified ICDS, ये इनकम कंप्यूटेशन ऑफ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स एज पर इनकम टैक्स, ठीक है। ये आईसीडीएस का डिस्कशन में नॉर्मली फाइनल लेवल में होता है सर, ठीक है। बस इतना अभी समझ लो कि आईसीडीएस मतलब इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स एक इनकम टैक्स बना गया है, तो उसी के हिसाब से पूरे अकाउंट्स के साथ मैच करा के इसका हिसाब किताब किया जाता है। अमाउंट ऑफ डेब्ट टेकन इनटू अकाउंट ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफाइड आईसीडीएस to be allowed as deduction in the previous year in which such debt or part thereof becomes irrecoverable, मतलब जब आप उसका अमाउंट रिकवर नहीं कर पाया, ठीक है, आपका इनकम होने वाला था बट आपने रिकवर नहीं कर पाया, तो फिर ये आपको डिडक्शंस के तौर पे मिल सकता है। आपको बात समझ में आया सर? बैड डेब्ट अगर रिकवर नहीं हुआ, इररिकवरेबल, ठीक है, तो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 एज पर नोटिफाइड आईसीडीएस मतलब इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको अलाउड कर सकता है डिडक्शंस। अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी बैड डेब्ट और पार्ट thereof which is written off as irrecoverable in the accounts of the SEC for the previous year. Say for example 22-23 में आप हिसाब लगा रहे हो, आपको 21-22 का कुछ बैड डेब्ट है, ठीक है, तो आपको ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपने सेल किया था जिसका पेमेंट मिल जाना चाहिए था, तो आप उसको दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के हिसाब से इररिकवर इन द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी फॉर द प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर का हिसाब हो रहा है अब उसको डिडक्शंस के तौर पे शो कर सकते हो, ठीक है। ये बात तो यहाँ पर जैसे हम लोग ये क्वेश्चंस में किए थे सर, एकदम स्टार्टिंग में जो पीएल सॉल्व किया था उसमें बैड डेब्ट था ना? अरे यस सर। बैड डेब्ट अलाउड एक्सपेंसेस था ना सर, अलाउड एक्सपेंस के तौर पे दिखाया गया था। एग्जैक्टली। नाउ अब इसी का सेक्शन यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स में क्या बताता है, अमाउंट ऑफ डेब्ट टेकन इनटू अकाउंट in computing the income of the SSC on the basis of notified ICDS to be allowed as deductions in the previous year in which such debt or part thereof becomes irrecoverable, जिस पर्टिकुलर ईयर में irrecoverable होगा उसी पर्टिकुलर ईयर में आप उसको डिडक्शन के तौर पे दिखा देना। मतलब 22-23 का सेल था या 22-23 का क्रेडिट था, 21-22 का क्रेडिट था, 22-23 में नहीं मिला, तो आप उसको डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हो कि भाई मेरे को नहीं मिला। If a debt has not been recognized in the books of account as per the requirement of the accounting standards, but has been taken into account in the computation of income as per the notified ICDS. ये ICDS बेसिकली इनकम टैक्स का स्टैंडर्ड्स है, इनकम कंप्यूटेशन ऑफ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंट्स का पार्ट है सर, ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ICAI बेसिकली बिल्डअप करते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ मिलकर, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो मेंटेन नहीं हुआ है, बट ICDS के हिसाब से मेंटेन हो रहा है, but has been taken into account in the computation of income as per the notified ICDS has become irrecoverable. It can still be claimed as bad debt under section 36 subsection 1 clause 7.
since it shall be deemed that the debt has been written off as irrecoverable in the books of account by virtue of the second provision to section 36 subsection 1 clause 7. This is because some ICDS, मतलब income computation and disclosure standards, require recognition of income at an earlier point of time. Prior to the point of time, such income is recognized in the books of accounts. कोई ICDS में बोला है कि भाई इनकम टैक्स में रिकॉग्निशन से पहले अकाउंट्स में रिकॉग्निशन होना चाहिए. Consequently, if the whole or part of such income recognized at an earlier point of time for the tax purpose becomes irrecoverable, it can be claimed as bad debts on the account of the second provision to section 36 subsection 1 clause 7. तो बेसिकली यहाँ पर जो खेल चल रहा है ना, ये ICDS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो बात बार बार बोला जा रहा है कि अगर आपका बैड डेब्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस में हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है. तो इनकम टैक्स भी उसको आराम से ICDS के हिसाब से भी आपको कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के हिसाब से भी अलाउ कर सकता है. कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि आप अकाउंट्स में अलाउड नहीं किया गया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट ICDS में हुआ तो उसे भी कंसिडर किया जा सकता है. उसका भी प्रोविजन सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के अंदर है. डोंट वरी, जब क्वेश्चंस के अंदर करेंगे इसका डिटेल्स चर्चा मैं फिर से आपसे कर लूंगा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर थोड़ा और डिटेल्स में देखो कि वेयर द अमाउंट ऑफ, तो इसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट में देखते हैं. Where the amount of such debt or part thereof has been taken into account in computing the income of the assessee on the basis of ICDS without recognizing same in the accounts. अगर ICDS में लिया जा रहा है without recording the same in the accounts or the previous year in which such debt has become irrecoverable or of an earlier previous year, such debt or part there shall be allowed in the previous year in which such debt or part thereof becomes irrecoverable. दोनों केस में चाहे वो earlier previous year का हो या फिर of the previous year in which such debt has become irrecoverable, जिस पर्टिकुलर ईयर में वो irrecoverable हो रहा है या फिर किसी पुराना, मतलब हो सकता है कि 21-22 का या फिर उससे पहले का, मे बी 2021 का, मे बी 1920 का, जो भी हो. such debt or part thereof shall be allowed in the previous year in which such debt or part thereof becomes irrecoverable. अगर वो 21-22 previous year में ही irrecoverable हो रहा है, उस पर्टिकुलर ईयर में आप उसको अलाउ कर सकते हो. ठीक है. बैड डेब्ट को एक्सपेंस के तौर पे अलाउ कर सकते हो. एंड इट शैल बी डीम्ड दैट, मान लिया जाएगा, such debt or part thereof has been written off as irrecoverable in the accounts. उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करा जाएगा irrecoverable in the accounts के हिसाब से. ठीक है. लेकिन अब बात में थोड़ा सा चेंजेस आएगा. Deductions of differential amounts of debt as bad debts in the year of recovery to the extent of deficiency in recovery. मतलब रिकवरी हुआ पर पूरा नहीं हुआ. मानो कि 10 लाख रिकवर होना था पर 8 लाख हुआ. हो सकता है अकाउंट्स में ऐसा देखा आप लोगों ने. अरे 10 लाख आपने सोचा था 10 लाख बैड डेब्ट हो गया है, बट बाद में देखा कि 8 लाख मिल गया, बट अभी भी 2 लाख बैड डेब्ट है. ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है. जैसे अकाउंट्स में होता है. अब क्वेश्चन इज दैट सर, जब बाद में आपको पैसा कुछ मिल जाता है तो आपका तो इनकम हो गया ना. पहले जिसको आप अपने एक्सपेंस बोल दिए थे, अभी वही आपका इनकम बन जाएगा. अगर आप कुछ रिकवर कर लेते हो तो वो आपका इनकम नहीं बन जाएगा? बोलो ना. यस सर. तो क्या है, इफ ऑन द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट रिकवर्ड, जैसे 10 लाख मिलना था, 10 लाख का बैड डेब्ट था, 8 लाख रिकवर हो रहा है, 2 लाख अभी भी बैड डेब्ट है, और या फिर सेटलमेंट हो रहा है. फाइनल सेटलमेंट मतलब 2 लाख और नहीं मिलेगा सर, इसको परमानेंट बैड डेब्ट में लगा सकते हैं. If on the final settlement of the amount recovered in respect of any debt where a deduction had already been allowed fall short of the difference between the debt due and the amount of debt allowed, जितना ड्यू था और जितना अलाउ हुआ है, the deficiency can be claimed as deduction. अब ये 2 लाख का डिडक्शन आप दिखा सकते हो from the income of the previous year in which the ultimate recovery out of the debt is made. It is permissible for the assessing officer, जो AO रहेगा, असेसिंग ऑफिसर मतलब इनकम टैक्स का जो ऑफिसर है, टू अलाउ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बैड डेब्ट और एनी पार्ट देयरऑफ इन द असेसमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर एंड सब्सिक्वेंटली टू अलाउ द बैलेंस ऑफ द अमाउंट इफ एनी इन द ईयर इन व्हिच द अल्टीमेट रिकवरी इज मेड. दैट इज टू से व्हेन द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकवरी कम्स टू बी नोन. ये कब पता चलेगा? जब फाइनल रिकवरी पता चलेगा. ठीक है. अब रिकवरी में क्या होगा? रिकवरी ऑफ ए बैड डेब्ट सब्सिक्वेंटली. अब देखो सर, आपका कुछ अमाउंट बाकी रह गया तो उसको आप बैड डेब्ट के हिसाब से असेसिंग ऑफिसर अलाउ करना पड़ेगा. लेकिन सेक्शन 41 सबसेक्शन 4 आपको रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट के बारे में बताते हैं. इफ ए डिडक्शन हैज बीन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बैड डेब्ट अंडर सेक्शन 36 एंड सब्सिक्वेंटली the amount recovered in respect of such debt is more than the amount due after the allowance has been made, the excess shall be deemed to be the profit and gains of the business or profession and will be chargeable as income of the previous year in which it is recovered.
whether or not the business or profession in respect of which the deduction has been allowed in the existence of the time. मतलब समझे सर, मानो कि आपने उसको डिडक्शन दिखा दिया था बैड डेब्ट के हिसाब से सेक्शन 36 में, and subsequently the amount recovered in respect to such date is more than the amount due after the allowance has been made. मतलब आपने जो अमाउंट डिडक्शंस के तौर पे दिखाया था उससे ज्यादा अमाउंट आपको मिल गया, the excess shall be deemed to be profit. अब अगर आपको ज्यादा मिल गया जितना आपने डिडक्शन दिखाया था, सपोज आपने 2 लाख दिखाया था डिडक्शन के तौर पे कि मेरा 2 लाख बैड डेब्ट होगा, अब 2 लाख की जगह आपको मानो 2.5 लाख मिल गया, या जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा आपको वो तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या कहता है सर, द अमाउंट ड्यू आफ्टर द अलाउंस हैज बीन मेड, द एक्सेस शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन एंड विल बी चार्जेबल एंड इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। और अगर आपको एक्सेस अमाउंट मिल जाता है, क्योंकि टोटल अमाउंट में पूरा तो आपने बैड डेब्ट नहीं किया था, तो अगर थोड़ा ज्यादा भी मिल गया आपको, ठीक है, तो वो अमाउंट आप इनकम के तौर पे दिखाना प्रीवियस ईयर में, और वो आपका फिर से क्या हो जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा, इट इज रिकवर्ड। चलो सर मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। इट इज रिकवर, अरे मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया? एक सेकंड रुको सर, पेन में क्या हो गया भाई? देखिए, it is recovered whether or not the business or profession in respect of which deduction has been allowed is in the existence at the time. तो मतलब यहाँ पर ये रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट का खेल ही हो गया सर। अगर आपका बैड डेब्ट होता है तब उसको एडमिसिबल डिडक्शंस के तौर पे दिखा सकते हो, अगर बाद में थोड़ा भी रिकवर होता है बाकी अमाउंट बैड डेब्ट के तौर पे दिखा सकते हो, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा मिल गया, जितना आपने बैड डेब्ट सोचा था उससे ज्यादा मिल गया, तो वो आपके इनकम के तौर पे प्रॉफिट मान लिया जाएगा। सेक्शन 41 सबसेक्शन 4। डोंट वरी, जब हम लोग 41 सबसेक्शन 4 में बात करेंगे ना तो इसके बारे में और चर्चा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो मैं बस आपको 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के तहत बात करने के टाइम पे बैड डेब्ट के हिसाब से बात करने के लिए मैंने आपको डिटेल्स में थोड़ा बोला, ठीक है। बाकी 41 के हिसाब से जब आएंगे ना आगे आगे सेक्शंस में और बात होंगे सर इस पे। 36 के अंदर और क्या है सर? 36 के अंदर इंपॉर्टेंट में सर एक्सपेंस ऑन फैमिली प्लानिंग बाय ए कंपनी, ये भी थोड़ा जान लीजिए सर। एनी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर बोनाफाइड इनकर्ड, बोनाफाइड मतलब जेन्युइन, बोनाफाइड मतलब जेन्युइन सर, लैटिन फ्रेज है, ऐसे यूज होता है लॉ में, आप लोग जानते हो। एक्सपेंस ऑन फैमिली प्लानिंग बाय ए कंपनी, कंपनी करेगा तो फैमिली प्लानिंग क्या होता है? अरे फैमिली प्लानिंग क्या होता है सर? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के फैमिलीज को ठीक ठाक चलने के लिए उनके फैमिली प्लानिंग पे, जैसे कि एम्प्लॉइज का बच्चा वगैरह हो रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ, और भी मतलब एक फैमिली को प्रॉपर्ली चलाने के लिए प्रोमोटिंग एक्सपेंसेस कर रहा है, कैसे जीना चाहिए या फिर किस तरह से हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, जो भी हो फैमिली प्लानिंग का बात है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर बोनाफाइड जेन्युइन इनकर्ड बाय ए कंपनी, नॉट बेसिक इंडिविजुअल बिजनेस नहीं, कंपनी, for the purpose of promoting family planning amongst its employees will be allowed as deduction in computing the company's business income, ठीक है। अगर कोई कंपनी अपने ही बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं इनके फैमिली प्लानिंग पे जेन्युइन खर्चा कर रहा है, बोनाफाइड खर्चा कर रहा है, एनी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर का, हाँ सर कैपिटल नेचर का सर कहता है where the expenditure is of capital nature 1/5 of such expenditure will be deducted in the previous year। अगर कैपिटल नेचर का हो जाए तो 1/5 टोटल खर्चा का 1/5 खर्चा प्रीवियस ईयर, जैसे मानो अगर 21 22 प्रीवियस ईयर में हो रहा है तो 21 22 में 1/5 खर्चा दिखाएगा, 5 लाख का 1 लाख इस तरह से, इन विच इट वाज इनकर्ड जिस साल होगा, एंड बाकी अगला 4 साल में सक्सेडिंग प्रीवियस ईयर में, मतलब 22 23 23 24 इस तरह से बाकी खर्चा दिखाएगा अगर कैपिटल नेचर में खर्चा किया तो। एक बात ध्यान रखिएगा, दिस डिडक्शन इज अलाउएबल ओनली टू कंपनीज एंड नॉट टू अदर एसएससीज। The SSC would be entitled to carry forward and set off the unabsorbed part of the allowance in the same way as unabsorbed depreciation। ठीक, जिस तरह से unabsorbed depreciation को भी अलाउ किया जाता है वैसा ही फैमिली एक्सपेंस के लिए जो खर्चा करता है ना, इसके लिए अगर कोई एक्सपेंस एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसको भी कैरी फॉरवर्ड करने का चांसेस यहाँ पर भी मिलता है। एक बात ध्यान से देखिएगा, the capital expenditure on promoting family planning will be treated in the same way as the capital expenditure for scientific research। आप लोगों को याद होगा सेक्शन 35
साइंटिफिक रिसर्च हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से खर्चा करने के बाद फर्स्ट प्रीवियस ईयर, उसके बाद अगला 4 साल तक का वो खर्चा हम लोग कैसे राइट ऑफ कर रहे थे। एग्जैक्टली साइंटिफिक रिसर्च ऐसा ही यहाँ पर है, फॉर द पर्पस ऑफ डीलिंग विद प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट इंक्लूडिंग अ ट्रांसफर ऑफ अमलगामेशंस, डिफरेंट बिजनेस पर्पस में अगर आप फैमिली प्लानिंग पे भी खर्चा करोगे तो वो एक्सपेंडिचर भी आपको अलाउड करता है। सर और क्या सर, ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो गया, कुछ और 2-3 पॉइंट है देख लो। सर डिडक्शंस ऑन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड। सर अगर किसी का बेसिकली बिजनेस इनकम है ये, मतलब सर आप लोग जानते हो शेयर मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो शेयर परचेस और सेल के टाइम पे एसटीटी पे करना पड़ता है, देन दैट इज आल्सो कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। नाम सुने हो सर आप लोग? जो लोग शेयर मार्केट में शेयर परचेस sir. या सेल करते हो उनको पता जरूर होगा सर, शेयर परचेस है सेल दादा। के टाइम पे एक ट्रांजैक्शन टैक्स काटा जाता है, इसका नाम है एसटीटी। ऐसे तो ये एसटीटी के बारे में हम लोग नॉर्मली कैपिटल गेन में भी चर्चा करते हैं, बट अगर किसी का ट्रेडिंग का ही काम अकाउंट्स है, में भी होता है सर। हाँ एग्जैक्टली अकाउंट्स में भी होता है, ठीक है। नॉर्मली जिसका ट्रेडिंग का काम, ठीक है, ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का ही बिजनेस है, ब्रोकिंग कंपनीज टाइप, तो उनको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के तौर पे खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये खर्चा भी सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लास 15 के अंदर बताया गया, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन entered into the course of business shall be allowed as deduction under section 36, subject to the condition that such income from taxable security transaction is included under the head profits and gains on business and profession। अगर वो बिजनेस प्रोफेशन के इनकम के हिसाब से उस इन्वेस्टमेंट को देखा जाए, मतलब टैक्सेबल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जो पेमेंट किया, अगर वो अंडर दी हेड पीजीपीपी में आता है तो सर, और भी कोई हेड में जाता है क्या? यस, कैपिटल गेट हेड में भी जाता है सर। जो लोग बिजनेस नहीं दिखाते, नॉर्मल लोग, जो लोग ट्रेडिंग नहीं करता या फिर एज ए ट्रेडर या फिर एज ए स्टॉक मार्केट ब्रोकर ऐसा काम नहीं करते, उनके लिए कैपिटल गेन भी होगा, उनको भी एसटीडी पे करना पड़ सकता है, बट उनके केस में ये कैपिटल गेन होगा, जो कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर एसटीडी का खेल फिर से जानेंगे सर। बट इसमें इतना जान लो कि पीजीबीपी के अंदर अगर वो बिजनेस प्रोफेशन हेड में आता है तो वो खर्चा आपको डिडक्शन के तौर पे मिलने का चांसेस है एज पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 15। Thus, security transaction tax paid would be allowed as deduction like any other business expenditure। मजा आ गया ना? अच्छा सर और भी कुछ है क्या सर? और एक है सर, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 16 ना, यस, डिडक्शन फॉर कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सर ये क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सुने हैं, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, आप लोग कॉमोडिटी मार्केट जानते हो सर? यस सर। क्या है? कमोडिटी में सर वो गोल्ड वगैरह है ना? यस सर, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज है हमारे देश में, ये देखो एमसीएक्स, मेटल, एनर्जी, इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी आता है, बट एग्रीकल्चर के मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो कॉमोडिटी है उसको इसके अंदर नहीं लिया जाता, मतलब इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल आ जाता है सर, निकेल, गोल्ड, आप देख सकते हो यहाँ पर, इसका भी ट्रेडिंग होता है सर, सिल्वर, नेचुरल गैस, कॉपर, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर एम, जिंक, सिल्वर एमिक, एमआईसी। मुझे इतना नॉलेज नहीं है कॉमोडिटी का, बट जितना इतना मैं जरूर जानता हूँ कि इसका ट्रेड होता है, आप चाहो तो कॉमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंट मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट, ये देखो फ्यूचर, ऑप्शन, सब कुछ होता है, इसका भी फ्यूचर ऑप्शन होता है, इसका भी डेरिवेटिव होता है, इसको बोलते हैं कॉमोडिटी मार्केट डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जैसे होता है सर डेरिवेटिव, वैसे यहाँ पर भी डेरिवेटिव होता है, मतलब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें आपका निकल में, गोल्ड में आप फ्यूचर के लिए 3 महीना इस तरह का, 1 महीना, 3 महीना ऐसा ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है। या आप आज सोच, आप खर्चा आज गोल्ड खरीद के रख देते हो, ठीक है, गोल्ड खरीद के रख देते हो, फिर आप 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फिर बाद में सेटलमेंट जो भी रहेगा, मतलब जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपोजिट में जरूर कोई मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी, अगर आप बोलते हो कि नहीं आगे जाएगा, मतलब फ्यूचर्स में ग्रोथ है, अगर अगला बोलता है नहीं ग्रोथ नहीं, बेसिकली डाउनग्रेडेशन है, तो एक सेटलमेंट वैल्यू होता है। जैसे अभी आप मानो कि फॉर एग्जांपल 47,000 में परचेस करते हो, ठीक है, आपको लगता है कि ये 50,000 में 3 महीने में पहुंच जाएगा,
तो ये जो 3000 है और जितना क्वांटिटी रहेगा उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ 47 में पाई करके आपका ये 50 के जगह आ गया 43 या 44, ठीक है, तो जितना आपका लॉस होगा उसके हिसाब से आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन ये जो भी आप ट्रांजैक्शंस करोगे ना, ये जो भी आप ट्रांजैक्शंस करोगे, ऐसे ये जो कमोडिटी मार्केट में बात कर रहा था ना, ये बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इक्विटी डेरिवेटिव में भी ऐसे बात होता है सर, ठीक है। उसका अभी तो कोई बैच नहीं करा रहा हूँ मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, बट बहुत दिन हो गया सर, 3-4 महीने पहले एक बैच मैंने इक्विटी डेरिवेटिव पे कराया था, तो उस टाइम पे मैं सिखाया था। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव कुछ भी करते हो, कमोडिटी डेरिवेटिव भी करते हो, तो आपको एक ट्रांजैक्शंस यहाँ पर भी देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड CTT, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये फाइनेंस एक्ट 2013 में आया, टू बी लिवाइड ऑन टैक्सेबल कमोडिटीज ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX, वाइड चैप्टर 7 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2013। For this purpose, a taxable commodity transaction means a transaction of sale of commodity derivative or sale of commodity derivatives on price or indices of prices, या तो प्राइस किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे या फिर इंडिसेस जो होता है, ठीक है, जैसे सूचक होता है ना सेंसेक्स निफ्टी, वैसा ही MCX का भी निफ्ट मतलब ऐसे सूचक होता है सर, इंडेक्स होता है। आप इंडेक्स में भी कर सकते हो, ठीक है, कमोडिटी इंडेक्स में भी कर सकते हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर जाके काफी डिटेल्स आपको मिल जाएगा, मार्केट वॉच बना के आप देख सकते हो, टॉप गेनर्स टॉप लूजर सब कुछ यहाँ पर भी होता है। देखो यहाँ पर अभी रिसेंट कुछ दिनों में निकेल, क्रूड ऑयल, ठीक है, MCX मेटल, ये MCX मेटल मतलब ये इंडेक्स के बेसिस में हुआ, कॉपर एक इंडिविजुअल प्राइस में हुआ, सिल्वर एम, ये देखो MCX बुलियन डेक्स, ठीक है, मतलब ये बुलियन गोल्ड का बिस्किट्स को बुलियन बोलते हैं, उसका ये इंडेक्स है, ठीक है। तो कुछ इंडेक्स के बेसिस में भी होता है, कुछ इंडिविजुअल बेसिस में भी होता है, ये एक अलग ही डिस्कशन है सर, ठीक है। बस नॉलेज के लिए आपको बताया, ये भी एक मार्केट है जो ऑपरेट होता है लाइक ए स्टॉक मार्केट। So for this purpose, taxable commodity transaction means a transaction of sale of commodity derivative or sale of commodity derivative based on price or indices of prices of commodity or options on commodity derivative or option in goods in which respect of commodities other than agricultural commodity, agricultural commodity को इसके अंदर नहीं लिया जाता, ठीक है। अच्छा, commodity derivative क्या है जो मैंने अभी आपको बता रहा था, ठीक है। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, ये जो टैक्स पे करोगे ये भी डिडक्शन के तौर पे मिल जाता है अगर आपका इस चीज का बिजनेस है तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 16 क्या बताया, प्रोवाइड्स दैट एन अमाउंट इक्वल टू CTT पेड बाय द SSE इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल कमोडिटी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर shall be allowed as deduction if the income arising from such taxable commodities transaction is included in the income computed under the head profits and gains and business or profession। अगर PGPP हेड में आता है तो ये खर्चा भी डिडक्शंस के तौर पे दिया जाएगा, ठीक है। ये था लंबा डिस्कशन 36 का। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को 37 का बात करूंगा सर, रेसिड्यूअरी एक्सपेंस के नाम पे जाना जाता है सर 37। तब घर में जरूर गो थ्रू कीजिएगा क्योंकि ये सब छोटा छोटे MCQ क्वेश्चंस ना पूछ लेते हैं, आप लोग तब तंग रह जाते हो कि क्या करना है, इसलिए एक एक सेक्शंस के बारे में मैंने बात किया। कल के क्लास में मैं आपको 37 एंड ऑनवर्ड्स बात करूंगा, जिसके अंदर 37 तो रहेगा ही, उसके बाद 40 में आ जाएंगे सर, 40 रिलेटेड जितना सारा बातें हैं वो भी करूंगा आपसे, और फिर धीरे धीरे जैसे 40 खत्म हो जाए फिर 41 एंड उसके बाद 43 44 के एरिया में आ जाएंगे तो हम लोग ऑलमोस्ट क्लोजिंग स्टेज में आ जाएंगे BP का, ठीक है। आई थिंक और 2 या 3 क्लासेस लगेगा जिसमें आपको पूरा BP कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि ये BP भाई ये तो है क्या, ठीक है। एंड जैसे ही सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाए ना सर, उसके बाद आपको मैं ढेर सारा कंप्लीट क्वेश्चंस दूंगा जो आप बैठे बैठे प्रैक्टिस करते रहना, लेकिन घर में जरूर प्रोविजन पड़े सर। मैं आपको डिटेल्स नोट्स भी जिनके पास नहीं है मैं वो भी प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग घर में बैठे बैठे डिटेल्स में भी पढ़ पाए समरी नोट्स के साथ साथ, ठीक है सर। हाँ बोलो सर। सर। ओके सर, ठीक है, ওকে অভিষেক বুঝে গেছিস, বল বুঝতে পেরেছিস কথা, মহেশ, শিবম, Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. ঠিক है, রোশनी অসুবিধা হলো কি বুঝতে? अच्छा सर ठीक है, फिर तो इतना ही है सर, डिटेल्स में प्रोविजंस को पढ़ो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह
मैं नोट्स के साथ प्रोवाइड करता हूँ, आप उसको भी गो थ्रू करते रहो। आप देखो बीपी स्ट्रांग हो जाएगा आप लोगों का बहुत। ठीक है, ओके फिर बाय, टाटा सर। बाय सर। बाय सर। बाय।